ईरान ने पूरे ज़ाहिर कर दिए सर अपने इरादे कि भाई नहीं, अब बात होगी टेबल पे होगी और हमारे हकों पे होगी। ईरान को अब समझ गया है कि इनकी बात में और कथनी और करनी में कोई बहुत अंतर है। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ईरान उनको जिसको जो समझा था ईरान को, ईरान वैसा नहीं है। ईरान ने उनकी औकात दिखा दी है। तो इन्होंने अपनी न हारने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए तैयारी कर रखी थी। उन्होंने सोचा कि अब हमें लड़ना ही है, बिना लड़े तो काम बर्बाद तो हमें होना ही है, तो लड़के बर्बाद हो। हाँ, नहीं, लड़ने में और अमेरिका को रोकने में, इजराइल को रोकने में काफ़ी हद तक ये सफल रहे। अब ये लड़ाई जो है, इनकी जनता भी परेशान है, अमेरिका से बहुत परेशान है, इस सेलर्स परेशान है, मशीन भली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लड़े क्यों? इस पागल के लिए क्यों लड़े? जब तक ट्रंप विड्रॉ नहीं करेंगे, लड़ाई बंद नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मिडल ईस्ट की जंग लगातार भयावह होती जा रही है। तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने 5 दिनों की मोहलत दी थी कि युद्ध विराम कर रहे हैं, हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके लगातार हमले होते जा रहे हैं। ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है और वो भी कह रहा है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और क्या ये युद्ध अब इस मुहाने पर आ गया है कि जहां कूटनीति काम नहीं करेगी, सिर्फ मिसाइलें काम करेंगी, या फिर सैनिक जमीन पर उतरेंगे? क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि खर्ग आइलैंड अपनाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए शायद अमेरिका के मरीन कमांडोज अब सड़क बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, जमीन पर उतरेंगे। और अगर ऐसा होता है तो युद्ध कहीं ना कहीं बहुत लंबा खींच सकता है और कहीं ना कहीं जो पूरा विश्व है वो इस युद्ध की आग में झुलसता नजर आएगा। हॉर्मूज बंद पड़ा है। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि हॉर्मूज के रास्ते खोल दिए गए हैं भारत के जहाजों के लिए, लेकिन कूटनीति कहीं ना कहीं वहां पर काम आई है। इन पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बेहद खास मेहमान से, जो कि भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल रहे हैं। 40 साल उन्होंने सर्विस दी है और जानते हैं युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, रणनीति कैसे बनाई जाती है और कैसे दुश्मन को परास्त किया जाता है। स्वागत कीजिए एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर का। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक यू। ओपी सर, हम देख रहे हैं कि जो युद्ध है वो इस स्टेज पर आ गया है कि अब ईरान जो है लगातार अटैक कर रहा है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमने 5 दिन का युद्ध विराम किया, मोहलत दी थोड़ी-सी। क्या वो टैक्टिक्स थी उनकी कि थोड़ा-सा डाउन करा जाए और अपनी तैयारी की जाए? या फिर अब हम जो जो मैंने बात अभी इंट्रो में बोली कि अब मिसाइलें ही रास्ते रह गई हैं। किस दिशा में जा रही हैं सर चीज़ें? देखिए, ट्रंप का देखिए, जब पिछली बार भी जून में जब हुआ था, तो बातचीत होने वाली थी और उस पर सरप्राइज़ करके अटैक कर दिया था। इस बार भी उन्होंने यही किया। अब इस बार कहा कि हम 5 दिन के लिए हम इनके पावर सेक्टर्स पर नहीं करेंगे। तो लेकिन ईरान को अब समझ गया है कि इनकी बात में और कथनी और करनी में कोई बहुत अंतर है। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ईरान को अपनी तरफ से बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और तैयार है। ईरान की तैयारी, इराक और इराक जो वॉर हुई थी, तभी से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, जीतने के लिए नहीं, हुँ, न हारने के ना लिए, हारने के ताकि लिए। हमें किस तरह वॉर में अपने आप को सस्टेन कर सकें। हुँ, ये तैयारी में भली-भाँति की। उनके पास इतने सैंक्शंस लगे हुए थे कि एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए, हुँ, नेवल की बड़ी शिप्स नहीं बना पाई। तो उसके बावजूद उन्होंने, इसके बदले में उन्होंने क्या किया, मिसाइल्स बनाई, जो सस्ती पड़ी। एक फाइटर एयरक्राफ्ट के बदले उन्होंने कोई 100 मिसाइल्स बनाई। मिसाइल की टेक्निक में काफ़ी माहिर माहिर हुए, काफ़ी आगे बढ़े। ज़रूर है कि सपोर्ट इनको इस तरीके से न चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया से अवश्य मिला, बिकॉज़ इस फील्ड में वो लोग आगे थे। जहाँ तक ईरानियन का सवाल है, वो भी दिमाग से बहुत तेज़ है, पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, बिल्कुल। देश के हित के लिए अच्छा काम किया और विश्व में सबसे आगे रहे। जिस तरीके से उन्होंने अपने ड्रोन्स बनाए और जिस ड्रोन को उन्होंने रशिया को दिया, रशिया में और यूक्रेन में काफ़ी प्रभावित रहा। तो इनकी शाहिद जो, ड्रोन जिसकी बात आप कर यस, रहे हैं। बिल्कुल, शाहिद ड्रोन ही कह रहा, नाम मैंने मेंशन किया था। हाँ। इसके अलावा और कई तरह के ड्रोन बनाए इन्होंने। एक क्लस्टर मिसाइल्स बनाई उन्होंने। हाँ। एक मिसाइल जाती है, वहाँ जाके 20 में ब्रेकअप होती है, 80 में ब्रेकअप होती है। तो ये मास डिस्ट्रक्शन करता है। तो इन्होंने अपनी न हारने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए तैयारी कर रखी थी और ये तैयारी उनकी पक्की थी। और ये बार-बार धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प कि हम रुके और इनके कुछ मेजर टारगेट स्ट्राइक करें। लेकिन ये सफल होते हुए नहीं होते आ नहीं रहे हैं। जा 3 हफ्ते आ गए, अभी ईरान इनको जवाब देते जा रहा है। ये लड़ाई लंबी खींचेगी जब तक ट्रम्प चाहेंगे। जब तक ट्रम्प विथड्रॉ नहीं करेंगे, लड़ाई बंद नहीं होगी। सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक मैक्सिमम प्रेशर की एक प्रैक्टिस की जा रही है और ईरान कहीं न कहीं टोटल रेजिस्टेंस की एनर्जी को लेकर आगे चल रहा है? और लगातार ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि ईरान डील करने के लिए मरा जा रहा है, उतारू है। लेकिन ईरान भी साफ तौर पे ये कह चुका है कि हमें जब तक आमने-सामने टेबल पे बैठकर बात नहीं होगी, बयान देने से कोई चर्चा नहीं होती है वो। आमने-सामने बैठकर बात कीजिए, ऑन टेबल बात कीजिए और शर्तें हमारी रहेंगी। ईरान ने पूरे ज़ाहिर कर दिए सर अपने इरादे कि भई नहीं, अब बात होगी टेबल पे होगी और हमारे हकों पे होगी। हाँ, बिल्कुल जितेंद्र। ट्रम्प को अपनी जनता को, अमेरिकन्स को भी एक आंसर देना है। बिकॉज़ जहाँ तक जैसे कहा जाता था कि इन्होंने कोई ज़्यादा परमिशन नहीं ली है, कोई डिस्कशन नहीं किया और अटैक कर दिया।
तो इसके लिए प्रतीक करना है। लेकिन अभी ब्लेम भी कर रहे हैं हम्म, कि भैया हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उनके एडवाइस पे किया था। तो ये अपनी जो गलती है वो टालने की इधर उधर कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान बैकफुट पर आ गया है, ये संभव नहीं है। ईरान बैकफुट इतनी आसानी से नहीं आएगा। ईरान में तबाही हो चुकी है, तबाही के लिए तैयार बैठा हुआ था ईरान। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और ट्रंप जी ने सोचा था कि ये वनडे मैच है, हमने 5 इनके जो 25 जो थे 5 मेन बैट्समैन है, हमने एक दिन में खत्म कर दिया, तो ये टीम हार के बाहर बन जाएगी। ये इनका बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था ईरान को। ईरान की लड़ाई जो है ना, सिविलाइजेशन की लड़ाई है, सर्वाइवल की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। इनको देखा हुआ इन्होंने कि अमेरिका ने इराक को क्या किया, अफगानिस्तान को क्या किया, लीबिया को क्या किया। ये देखिए, ये सब देखते हुए उन्होंने सोचा, छोड़ दिया सर। हाँ, ये सोचते हुए उन्होंने सोचा कि अब हमें लड़ना ही है, बिना लड़े तो काम बर्बाद तो हमें होना ही है, तो लड़के बर्बाद हो। एंड इस लड़ने में और अमेरिका को रोकने में, इजराइल को रोकने में काफी हद तक ये सफल रहे। सफल रहे हैं। लेकिन सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी का उनको कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया जाना तय है, और ट्रम्प ने खुद ये बात बोली सामने आकर कि दिस इज योर ऑप्शन, दिस इज योर प्लान, अपने उनको बोला। तो क्या अब उनको नजर आ गया है, ट्रम्प साहब को समझ में आ गया है कि जो युद्ध में हम गए थे वो कहीं ना कहीं हमारे को उल्टा पड़ रहा है और हम रास्ते तलाश रहे हैं। ट्रम्प साहब बयान देने के लिए माहिर माने जाते हैं, हर रोजाना अपने बयान बदल देते हैं, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको सर कि बलि चढ़ेगी उनके डिफेंस सेक्रेटरी की, या कुछ और चीजें सामने आएंगी? देखिए, इसमें सारी गलती ट्रम्प की है। वो अपनी गलती का किसी और कंधे पर ट्रांसफर करने की कोशिश करे कि डिफेंस सेक्रेटरी के एडवाइस पे किया था। किसी ने नहीं कहा था इनको करने के लिए। वो जून वाला भी अटैक किया था, किसी ने नहीं कहा था। ये तो इजराइल के साथ, एक तो ऐसा लगता है कि इजराइल के हाथ में ये पपलू हैं। इजराइल जो चाह रहा करा रहा है, ये बोल रहे हैं। अब ये लड़ाई जो है, इनकी जनता भी परेशान है, अमेरिका से बहुत परेशान है। पहले तो टैरिफ से सबकी कीमत बढ़ी, ऑयल की कीमत बढ़ गई, सबकी कीमत बढ़ गई। मेरे को इतनी परेशान हो गए हैं कि कुछ कहना मुश्किल है। अमेरिका में बहुत पहले जाके देखिए, कई राष्ट्रपति को रास्ते से हटाया जा चुका है। तो ये उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिका की जनता परेशान हो जाएगी और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके कुछ करके हो सकता है इनसे छुटकारा पा ले। ये समय दूर नहीं है, इनके ऊपर कई अटेम्प्ट पहले भी हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है, थोड़ा मुझे आश्चर्य इसलिए होता है कि इनको सीनेट में और कांग्रेस में कैसे सपोर्ट मिल गया। बिकॉज अमेरिका को भी अपनी इज्जत बचाने का था। लेकिन इस वॉर में जिस तरीके से इनकी हालत खराब हुई है, अभी ऑप्शन दूर के बाद ये काउंट कर रहे थे, 5-6 जेट डाउन हो गए, इंडिया आई। अब अपना जेट काउंट करें, F-15 गए, F-18 गया, F-35 गया, इनके मीडिया रिफ्यूलर्स गए और उनके वो भी जा रहे हैं। तो अपने जेट काउंट मुझे कहा ट्रम्प साहब अपने जेट काउंट कीजिए, हिंदुस्तान की जेट काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या डाउन हो रहा है। तो अपने आप जब आया है तो इनको समझ में आ रहा है। उम्र भी होगी 85 ईयर्स की, अब इनकी मेंटल स्टेटस क्या है ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को कुछ हद तक, जैसे कुछ हद तक अगर कहा जाए, कई चीज़ हमने पढ़ी है कि बीच में जो एक पॉली मार्केट शेयर होता था, उस जो खाली बिटकॉइन से चलता था, उस शेयर में कुछ लोगों को तो फायदा उससे काफ़ी हुआ है। तो ये फायदा अगर उनकी नियति रही है या उनका ख्वाहिश यही रही कि यही फायदा हो, तो ये इसमें तो ये सफल रहे हैं। भले ही अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका ऐसी भी डेप्ट में है। अमेरिका का तो $1 ट्रिलियन तो इंटरेस्ट भरने की भी जाता है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कहीं कहीं से करें। तो इस वॉर में उनको कोई फायदा नहीं हुआ। सर आपने जो अभी बीच में एक बात बोली कि ट्रम्प को कहीं ना कहीं जवाब देना है और कई बार उनके पीछे अटैक भी हो चुके हैं, आपका इशारा किस तरफ था सर कि क्या दोबारा से वो चीज पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से घेराबंदी उनकी भी अमेरिका में हो रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? अब देखिए, आम जनता तो परेशान है, डिफेंस लॉबी खुश होगी, ठीक है, कुछ बिटकॉइन में जो डील कर रहे हैं बिजनेसमैन वो खुश हो गए, लेकिन उनको खुश रहने से अमेरिका में बहुत अंतर है। वहां पर भी डिस्पैरिटी है। ऐसा नहीं जैसे कि बाकी डेवलप्ड देश कहते हैं कि वहाँ डिस्पैरिटी नहीं होते, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वहाँ भी है। तो लोग परेशान होंगे तो क्या करेंगे, कब तक झेलेंगे? अब जिनके पास पैसा है उनके पास आते जा रहा है और गरीब जनता परेशान है। तो कई बार भी कैनेडी हो या कई केसेज हो चुके हैं जब लोग विवश होकर कैसी सिचुएशन हुई है, उन्होंने कुछ स्टेप लिया हुआ है। इम्पीचमेंट भी हुआ है, किसी ने असैसिनेशन भी हुआ है। मैं तो नहीं कहूंगा कि उनका असैसिनेशन हो, लेकिन ये असंभव नहीं कहा जा सकता। इस प्रोबेबिलिटी को नकारना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे, जिस तरीके से परेशान होने लगेंगे, तो हो सकता है सड़क पर आए, कुछ तो कुछ करेंगे ही। लेकिन ये अपने आप को सुधारने की और कोशिश करने की बार बार लगे हैं। वहाँ की जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान हमेशा झुक गया है, मान रहा है, हम जीत गए हैं। अब जीत की परिभाषा क्या है उनको ही मालूम है, और अपने आप को बोलने से तो कुछ होता नहीं है। ईरान उनको जिसको जो समझा था ईरान को, ईरान वैसा नहीं है। ईरान ने उनकी औकात दिखा। लेकिन सर आप ये बात जो कह रहे हैं कि ईरान ने औकात दिखाई है, कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब हैं वो भी एक अनलीश हेल की बात कर रहे हैं कि हम इतनी तबाही मचाएंगे ईरान के अंदर कि उनकी कई पीढ़ियां उसको नहीं देख पाएंगी। सर
देखिए, ईरान का टेरेन बहुत डिफरेंट है। हुँ, वो टेरेन को ध्यान में रखते हुए उसको हुँ। पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना आसान नहीं है। हुँ, ईरान सिविलाइजेशन से देखिए कई हज़ार सालों से कभी पूरी तरीके से हारा नहीं किसी से। हुँ, कोशिश करें, बॉम्ब गिरा रहे हैं, हुँ। लेकिन देखिए पहले दिन उनका एक B-2 आया था, जो 15 टन का बॉम्ब गिराया था। उसके बिल्कुल। बाद 80 जहाज़ इनके अब्राहम लिंकन से आए थे। हुँ, अब्राहम लिंकन डूबा नहीं है, लेकिन हुँ, डिस्ट्रॉय मीन्स कि ऐसा कुछ हिट हुआ है, जहाँ से वहाँ से जहाज़ उनके एयरबोर्न नहीं हो पा रहे हैं। हुँ, हुँ। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आया, उसके अंदर ही आग लगी। कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ के जो जवान हैं, वहाँ के जो सेलर्स हैं, वो परेशान हो गए, खुद ही आग लगा दिया। तो ये देखिए लड़ाई जो लड़ी जाती है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई जो जवान लड़ता है ना, हुँ, उसके पीछे कारण होता है कि किस लिए लड़ रहा हूँ। वो हुँ। एक मोटिव क्या है? मोटिवेशन फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे इसके लिए लड़ना है। हुँ, जैसे भारत चीन की लड़ाई देखी है आपने? भारत जीते थे डोकलाम में, क्योंकि भारत को पता था हमें अपने देश के लिए लड़ा है। हुँ, उनके जवान चॉकलेट खाने वाले थे, उनको कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। हुँ, तो हम हुँ, कहे डंडे से भी हम काफ़ी आगे बढ़े। तो यही हालत यहाँ की भी है। ये सेलर्स परेशान हैं, मशीन भली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लड़े क्यों? इस पागल के लिए क्यों लड़े? हुँ, ये साधन ज़रूरी है। इसका एक डायरेक्ट इंडिकेशन उस समय भी आया था। जैसी लड़ाई हुई, अब ईरान ने जब इनके बेसेस को टारगेट किया, तो इनके जितने पायलट्स थे, जितने जवान थे, जितने सेलर्स थे, सारे बेसेस छोड़ के शहर की तरफ भागे। हुँ, और ये इस तरह की बात, तो उनको मोटिवेट करने के लिए बाइबल पढ़ाया गया, बड़ी सारी कोशिश की गई, लेकिन ये फैक्ट तो ये है कि इनकी फ़ौज में मोटिवेशन फैक्टर की बहुत कमी है। हुँ। और बिना मोटिवेशन के लिए कोई आर्मी कोई लड़ नहीं सकता, और जीतने का तो कोई प्रश्न नहीं प्रश्न ही होता। नहीं है। तो खाली इक्विपमेंट भले वाइज ही से चाहे कोई वो अनलिश हल की बात कर रहे हो, लेकिन सर इज़राइल भी कहीं न कहीं फिनिश द जॉब वाली रणनीति भी अपना यस, रहा है सर। अब जाएँगे, बॉम्ब गिराने जाएँगे, लेकिन हुँ, कितने जाएँगे? कुछ जहाज नहीं आएँगे। अभी कुछ लोग पहले से गिरा देंगे, कहीं और गिरेगा अनलीश हुँ, करने के लिए। अब इनके कितने बॉम्ब्स खत्म हुए हैं, हुँ, इनकी बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी क्या है, हुँ, और ईरान की मिसाइल बनाने की कैपेसिटी क्या है, में बहुत अंतर है। हुँ, ईरान तो अपने लिए बना रहा है, तो दम भर से बनाता है। इनके पैसे में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इनको पैसे तो गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया कि हमें इतने पैसे वॉर के लिए दे दिए, तो उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो अनलीश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सारा बॉम्ब खत्म कर देंगे, ये भी अमेरिका के लिए हित में नहीं होगा। फिर तो अमेरिका तो मान एक छोटे से देश के लिए अपना अगर 35-40% एमुनेशन खत्म कर देता है, ये तो बहुत बहुत बड़ी शर्म की बात है। अब ये ऐसा तो नहीं कर सकता। देखिए, ईरान ने जो कसम खा रखी है, जिस तरीके से तैयारी की है, ईरान का मेन उदाहरण था इराक। इराक को उसने देखा था कि इराक को कैसे बर्बाद किया गया और इराक की क्या हालत चल रही है। तो उन्होंने सोचा कि इराक हो हम बदलें। गया, लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो अफ़गानिस्तान गया, हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, बहुत सब सारे जगह। ऐसे कंट्रीज़ हैं। लेकिन इराक मजबूत देश था, इराक के पास ताकत थी। अब हुँ, इराक से बड़ा ईरान है, ईरान इराकी भी और हुई थी, हुँ, तो इराक को भी कंडेम कर सकते हैं, तो हुँ, ईरान में भी वही हालत करेंगे। तो हुँ, इनको मालूम है राष्ट्रभक्ति की भावना तो लोगों में जगती है, पुरानी हुँ, सिविलाइजेशन है, हुँ, 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 तो चलेगा। अब इनको आसानी से जितने नहीं देंगे। अब जिस तरीके से रशिया और चाइना का हेल्प आ रहा है, नॉर्थ कोरिया का भी हेल्प आ रहा है, हुँ, तो ये अपने आप को सस्टेन करेगा जब तक ट्रम्प चाहेंगे। हुँ, वॉर तभी रुकेगी जब ट्रम्प के ऊपर प्रेशर आएगा। हुँ, मैं तो उम्मीद यही कर रहा था कि जितने अरेबियन नेशंस हैं, जहाँ पे इन्होंने बेसेस बना रखे हैं, हुँ, तो उन बेसेस को उन कंट्री का प्रभाव है, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को पैसा देते हैं वो, हुँ। तो उनका प्रभाव पड़ेगा कि भैया आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, हमारी रक्षा हमारी क्या रक्षा करोगे? कैसे करोगे? आप रुको। तो ये पता नहीं क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं लोग। हुँ। दूसरा होगा, दूसरा रीज़न होगा। ये इज़राइल ने कुछ ऐसे पेच फँसाए हुए हैं कि ट्रम्प साहब को कहीं न कहीं बाँध के रखा हुआ है कि नहीं, आपको अभी इससे अलग नहीं होना है, और जो उन्होंने लाइन बोली नेतन्याहू साहब ने कि वी आर रेडी टू फिनिश द जॉब, और जो उनके न्यूक्लियर ठिकाने जो चाहे इफ़सान में हो या अलग-अलग जो हैं ईरान में, उनको जब तक डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम साँस नहीं लेंगे। तो ऐसा क्या वो फैक्टर बना आपको समझ में आ रहा है कि सर जो इशारा आप कर रहे हैं, कौन-सी ऐसी चुड़ी टाइट की हुई है ईरान की इज़राइल ने अमेरिका की कि जो ये जंग रुक नहीं रही है? देखिए आपने क्योंकि इशारा देखिए, दिया है सर। इज़राइल का जो है ना, इज़राइल का जो डायस्पोरा है, हुँ, वो अमेरिका में है। हुँ, अमेरिका की सारी पावरफुल लॉबी सबको कंट्रोल करता है। हुँ, तो ये उनके हाथ में ही नाचते हैं। अब दूसरी बात कहूँगा, देखिए इज़राइल अपना काम करता है, सॉरी ईरान कह रहा हूँ, इज़राइल। इज़राइल अपना काम किए जा रहा है। हुँ, इज़राइल का इंसेंटिव है कि भाई इसको ईरान को कमज़ोर करना, ख़त्म करना, तो किसी को ख़त्म करना आसान नहीं है। हुँ, हमास को उन्होंने खुद ही उठाया था, वो दब ही गए थे। हुँ, अभी देखिए एक इनका मैं बताना चाहूँगा कि इज़राइल का एक मेन मोटिव है, कह रहे हैं कि हम बफर ज़ोन बना रहे हैं। वो लितिन रिवर है लेबनान में, वो बड़ी सबसे बड़ी रिवर हुई है, पानी आता था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी है, और उसके बेसिन जो है वो एक फूड बास्केट है। हुँ, मतलब वहाँ एग्रीकल्चर है, जबकि इज़राइल एग्रीकल्चर के लैंड पास है नहीं वो। है। हुँ। तो मुझे वो पूरी पूरी उम्मीद है कि उस एरिया को अगर एक बफर ज़ोन के बहाने लेके पूरा एरिया कब्ज़ा नहीं, करेगा और इज़राइल की तो मजबूत सर होगा। नियत पहले से रही है कि उसको अपर इज़राइल यस, मानते हैं वो, मज़ा तो जो लेबनान के इलाके को सर। हाँ, तो जो अच्छी चीज़ है वो कब्ज़ा कर लेगा, तो अपनी हाँ। मजबूत ग्रेटर इज़राइल बनाने में सक्षम रहेगा। हुँ, और अमेरिका को ट्रम्प साहब को तो अपना, जहाँ तक लग रहा है कि जो चाह रहा है वो ट्रम्प साहब वही कर रहे हैं।
अब मुझे क्यों कर रहे हैं, क्यों वो मतलब इजराइल के उंगलियों में नाच रहे हैं। अभी देखिए इसमें कुछ वॉर में कई सारी चीज़ें भी हुई थी। साइप्रस में 2 बेसेस हैं, इंग्लैंड का बेस था, यूएस का बेस था। इंग्लैंड के बेस पर अटैक हुआ। अब ये ईरान इतने फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा, बिकॉज ईरान की इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि विश्व में सबसे लड़ सके। उसके लिए खाली इजराइल वो काफ़ी है। तो इसमें कहा ये भी जाता है कि वो अटैक जो कराया था इजराइल ने कराया था ताकि इंग्लैंड भी इस वॉर में आए। लेकिन गुड सेंस प्रिवेल्ड इंग्लैंड में, उन्होंने कहा कि हम इस वॉर में नहीं आएंगे। इस तरीके से फ्रांस, यूरोप सब इस देश से अलग रहे हैं। और ये ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि हमें मदद करो? मदद क्यों करो भाई? कमजोर हो रहे तो ही मदद करो ना। और इतने मजबूत हो तो फिर मदद की क्या जरूरत है? हाँ, मदद करो। तो ये अपनी हार किस तरीके से अभी मतलब कि जो मेन सी लाइन है, इससे सारा विश्व परेशान हो रहा है। अब देखिए कब तक ये रह रहे हैं, लेकिन जो आगे चल रहा है वो आगे के दिन चल रहे हैं। ईरान हारेगा नहीं, ईरान को पूरी तरीके से तबाह करना भी असंभव है। सर, चूंकि आपने इजराइल का जिक्र किया, मैं उसी को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगा आपके, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बताई है कि शायद कुछ पीछे की चीज़ें हैं। इजराइल के इशारों पर इस टाइम ट्रंप साहब नाच रहे हैं, आपका ये कहना है। क्या मैं सही हूँ सर इस बात को लेकर? बिल्कुल सही है। इजराइल जो चाह रहा है वो ट्रंप से कह रहा है, भले कहे ना आखिर कहे। ऐसा क्या कारण हो सकते हैं सर वो? देखिए मेन चीज है कि इनको जिसने इलेक्शन जिताया था वो इजरायली ज्यूज थे, जो वहां पर अमेरिका में स्ट्रांग है, मजबूत है, जो फंडिंग किया है, जिसके बल पर आए हैं, जिसके बल पर आर्म्स लॉबी का भी कंट्रोल ज्यूज कर रहे हैं। तो वो जो चाहते हैं, उनकी देशभक्ति की भावना मजबूत है, इजराइल को मजबूत करने के लिए पूरा हाथ है। तो जो वो चाहेंगे ट्रंप साहब वही करेंगे, भले ही बहाना करते रहे कि मैं तो लड़ाई कर रहा हूँ, जीत गया हूँ, किसी के कहने पर लड़ रहा हूँ। ये सारी बहाने ढूंढते रहेंगे और अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन निकलना संभव है। ये पूरा वॉर का ब्लेम सिर्फ ट्रंप के ऊपर। मतलब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके एहसानों तले दबे हुए हैं ये? नॉट डायरेक्टली, उनके नेताओं तक नहीं, ये दबे हुए हैं इजरायली डायस्पोरा जो अमेरिका में सेटल्ड है। ठीक है, वो जो तो कहीं ना कहीं सर होगा ना, बिल्कुल वही है, मतलब वही करा ना भाई। उनके जो ज्यादा बड़ी जनसंख्या नहीं है, 90 लाख की जनसंख्या है उनकी सर। और नेतन्याहू कितने सालों से सर इजराइल को चला रहे हैं। कहीं ना कहीं इंप्रेशन तो उन्हीं का रहेगा ना, इन्फ्लुएंस तो उन्हीं का रहेगा कि भाई आज हमारे नेता ने हमको ऐसा सिग्नल दिया है कि नहीं, आपको ट्रंप साहब को जिताना है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनका इंप्रेशन होगा सर। यस, प्रधानमंत्री है, सब कुछ इनके पास ही है। अब जो इनके लिए जो भी जितने भी लोग जहाँ विश्व में जहाँ भी, ये सब प्रधानमंत्री के काम करेंगे, नेतन्याहू के अंडर काम करेंगे, नेतन्याहू के डायरेक्शंस में काम करेंगे। और नेतन्याहू ने जो अपना एक प्रगति किया, देखिए अभी वहाँ भी परेशानी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिजर्व सैनिक बुलाए हैं, मीन्स वहाँ की जनता, वहाँ की आर्मी बहुत मोटिवेटेड है, वो सर्वाइवल के लिए वो लड़ेगी। अभी देखिए नुकसान बिल्डिंग का हो पा रहा है, लेकिन उनके जहाज नहीं मारेंगे। बिल्कुल, अमेरिका के कई जहाज मारे गए, काउंट कराऊं मैं, 3 F-15 गए, एक F-18 गया, एक Su-35 गया, 2 रिफ्यूलर्स गए, तो कम से कम 10 जहाज चले गए हैं। अब बट उनका कौन सा 15 बॉडी बैग्स तैयार हो गए हैं। 15 से बहुत ज्यादा, कई बॉडी बैग्स गई नहीं, बिकॉज इतने बेसेज है, सब बेसेज को डिस्ट्रॉय कर चुका, डिस्ट्रक्ट कर चुका। कितने लोग भागे हैं, कहाँ भागे हैं, वो मिलिट्री की नहीं जाएंगे, बल्कि वो सिविलियंस के रूप में भले ही जाएंगे। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बिकॉज कोई भी बेस सारे देशों में, 8-9 देशों में जहाँ भी है, कोई एक्टिव नहीं है। कुवैत में तो हालत ख़राब कर रखी है, कतार में बाहर करी, बहरान में कर रखी है, सऊदी अरेबिया जो अपने आप को सस्टेन कर सकता है वहाँ के बेस पे कर। अब इराक तो एक टारगेट आ रहा है, इराक में आप देखोगे बहुत अटैक हो रहा है, इराक के अमेरिका की एम्बेसी में हो रहा है, और जितने बेसेस है सब अटैक कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो बेस है उनका उधर ही है शायद। यस, सबसे करीब भी है ना, थोड़ा सोच रहे थे कि इराक, अब वो चाहेंगे, इराक को तबाह किया है, तो इराक की जनता भी तो उनके खिलाफ में खड़ी होगी। अब एक मैं ऐड करूंगा, देखिए अगर आप बचेंगे तो इराक की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शिया बेस्ड है, वो बहुत एक्टिव करी, जो पहले लाइमलाइट में नहीं आई थी। तो जिस तरीकों को उन्होंने पीछे रखा अभी तक, हूती को भी पीछे रखा है, वो इराक वाले के पीछे रखा है, ये सब भी लास्ट रिसोर्ट में आएंगे और सपोर्ट करेंगे, तो वॉर इतनी आसान नहीं होगा। मतलब इराक में भी कहीं ना कहीं अमेरिका को उल्टे पांव भागना पड़ेगा। वो एक शिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो करेंगे। ये कुर्द वाले थे, उनको पहले खरीदना की चाहते थे, हम आपको आपको पैसा देंगे और एमुनेशन देंगे, आप ईरान में जाके कंफ्यूजन क्रिएट करो। उन्होंने मना कर दिया, हाँ कि भाई हम भाड़े के सैनिक नहीं है कि आप जो कहोगे हम पैसे लेके चले जाएंगे। वो बड़ी उम्मीद थी, बिकॉज यहाँ पर जो इनके बॉडी, यहाँ पर जो भी जवान गए हैं 1921 की बात, 1979 या 80 की बात करता हूँ, जिमी कार्टर ने कुछ लोगों को भेजा था अपने आर्मी को वहाँ से लोगों को रिट्रीव करने के लिए। तो अब पूरे जितने जवान गए थे सभी बॉडी बैग में आए थे। तो ये इतिहास है, इतिहास गवाह है, और इसलिए जिमी कार्टर को इलेक्शन हारना पड़ा था। तो इनको पता है कि ईरान से हम जाके वो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं जो कि हमने वेनेजुएला में किया और कहीं किया, इसका डर है। अभी जो जिस तरीके से आर्मी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एक रिवोल्ट हो, लोग मना कर रहे हैं कि मत करो,
इसके अगेंस्ट लोग आ गए हैं, कांग्रेस भी आ गए हैं कि आप ऐसा चांस मत दीजिए, अपने लोगों को खतरे में मत डालिए, क्योंकि ईरान में हम वो चीज़ नहीं जीत सकते जो हम हर जगह की हुई है। सर लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 5 दिनों का सर उन्होंने बोला कि हम इनके गैस इंस्टॉलेशन पे, पावर प्लांट पे अटैक नहीं करेंगे, लगातार अटैक हुए सर। आखिर मोटिव क्या नज़र आ रहा है सर कि इनके जितने भी एनर्जी के पावर प्लांट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है या फिर जो परमाणु इंस्टॉलेशंस थी उनकी, उनको तबाह करना है? क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनका क्लियरली कहना था कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। उनके पास कभी नहीं हो सकता और दूसरा ये कि इंटरनेशनल गारंटी भी इसकी कोई नहीं लेना चाहेगा कि हाँ, उनके पास हो। तमाम देश चाहे मिडल ईस्ट के हों या वेस्टर्न कंट्रीज़ के हों, कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास बॉम्ब हो। आखिर ऐसा क्यों लगता है कि अगर ईरान के पास बॉम्ब आ जाएगा, तो क्या वो इनके सामने खड़ा हो जाएगा पूरी देखिए, तरीके ये से? ट्रंप का बहाना है। जब इराक में अटैक किया था, वहाँ कुछ नहीं मिला था। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से उनको बहुत प्यार है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भारत के पास है। जबकि वहाँ पर सारे टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल। बिन लादेन ने जब सजा डैमेज किया तो वहाँ पर है, उनको प्यार है। ये किस तरह की नीति है और क्या चाहते हैं? अमेरिका को जो डिस्ट्रॉय करने वाला वो पाकिस्तान ने बचा कर रखा था, उसके एटम बम में कोई परेशानी नहीं है। ईरान के एटम बम आईएई कई बार जा चुका है कि उसके बिल्कुल। आगे नहीं बढ़े हैं, फिर भी परेशानी है। ईरान से क्या दुश्मनी है? ये दुश्मनी खुद तो नहीं करते, ये इजराइल के कहने पर भी करना पड़ता है। ये इजराइल के हाथ में पपलू हैं। इजराइल के लिए खतरा अवश्य है ईरान, इजराइल खतरा अवश्य है ये, बिकॉज बाउंड्री नहीं है बट खतरा अवश्य है। लेकिन जिस तरीके से न्यूक्लियर जो रिएक्टर है जहाँ पे इन्होंने अटैक किया अभी पोर्ट पे जो था, वो रशिया ने बनाया हुआ, बहुत पैसे खर्च किए हुए हैं उसके ऊपर। अभी अटैक तो नहीं हुआ, उसके पास पहुंचा हुआ है। तो जितने पीसफुल पर्पज के लिए जो रिएक्टर बनाया गया है, रशिया का सपोर्ट है, रशिया काम करता है। तो ईरान को ये गलत कहना, खाली कुछ कह के ये होना वाला हम करेंगे। वेनेजुएला में भी एक बहाना बनाया उन्होंने, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था मैक्रो जिसको उठा के लेके चले गए। भले वेनेजुएला का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेके चले गए। लेकिन इनको मैं एक चीज़ कहूँगा कि इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद हो या सीआईए हो, इन्होंने काम बहुत अच्छी तरीके से किया है। पिछले कई सालों से इन्होंने अपने ईरान में बेसेस बनाए हैं, जिस तरीके से पिन पॉइंट एक्यूरेसी करके आइडेंटिफाई करके कहाँ है उसको डिस्ट्रॉय किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ईरान के पास इसी चीज़ की कमी है। मिसाइल्स तो बहुत है, मिसाइल बोट्स बहुत है, लेकिन सैटेलाइट वाला जो एक लग्जरी होती है, सैटेलाइट के थ्रू जब पता लगा जाता है, नेविगेशन सिस्टम नहीं है। नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन दूसरे को आइडेंटिफाई करना कि एनिमी का कहाँ टारगेट है, किस तरीके से मूव कर रहा है, कहाँ जाना। तो रियल टाइम जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस होता है वो इसके लिए सैटेलाइट चाहिए। मेरे पूरी उम्मीद है कि चीन और रशिया कर रहे हैं, अथवा ईरान सक्षम नहीं होता है। और 5 दिन की जो बात करो, जो आपने प्रश्न पूछा था, एक तो ये भी कहा जा रहा है कि 5 दिन में उन्होंने एक MOU साइन करने वाले थे यूरोप पर कि आप महंगे रेट से लोगे, महंगे रेट से गैस अमेरिका से लोगे। ओके। वो तो विवश हो गया, डील करने लगा भैया। और दूसरी बात एक और कही जा रही थी कि जो एक पॉली मार्केट शेयर का चल रहा, वो बिटकॉइन में होता है, उसमें बहुत लोगों ने पैसे बनाए, इनके लोगों ने। अब ये सब अगर नियति रही है, इतने जवानों को या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, मैनिपुलेशन करना जानते हैं, मार्केट को कैसे प्ले करना है। 5 दिन में थोड़ा सा राहत दे देता हूँ, मार्केट थोड़ा डाउन हो जाएगी, चीजें सुधर जाएंगी, फिर दोबारा से इतने में तैयारी का मौका भी मिल जाएगा। क्या एक ये टैक्टिक्स है कि तैयारी भी हमारी हो जाएगी और पैसा भी बन जाएगा? या बिल्कुल तैयारी। एक और तैयारी सबसे महत्वपूर्ण थी एयर डिफेंस की। एयर डिफेंस को काफी न्यूट्रलाइज कर चुका था ईरान, तो इनके मिसाइल्स को रोकने के लिए एयर डिफेंस मजबूत चाहिए। प्लस इनके बॉम्ब्स भी खत्म हो रहे थे, तो 5 दिन का देंगे। लेकिन ये 5 दिन का मौका ईरान को भी मिला है, ये मत समझिए कल को उनको मजबूत होने के लिए, कथित होने के लिए। और ये पावर सेक्टर जो इंटरनेशनल नियम के खिलाफ है, पावर्स में उसमें लॉन्च करना, फायर करना। अब जिस तरीके से उन्होंने एक शिप डुबाई ईरान की, जो गुडविल विजिट के लिए इंडिया आई थी, ये सब शिप आती है बिल्कुल अनआर्म्ड होती है, कुछ नहीं होता उनके पास, ये रूल्स एंड नियम के अनुसार खाली आते हैं। उनको आपने श्रीलंका के से दूर जाके डुबा दिया, इससे बड़ा गंदा काम तो कोई कर नहीं सकता, ये ट्रंप ही कर सकता है। लेकिन सर हम जो बात करें परमाणु हथियारों की बात करें, तो आपने जिक्र किया कि जैसे आतंकी पाकिस्तान जो है, उनके परमाणु हथियार पसंद है उनको, लेकिन जो ईरान शांति से बना रहा है उसके पसंद नहीं है। उधर कोरिया बनाकर बैठा, उसको आंख नहीं दिखा सकते। हाँ, कोरिया एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था कि हम वहाँ बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, तो कोरिया में क्यों नहीं आ रहे? कोई कोरिया के पास एक्चुअली बॉम्ब है, हालत खराब है। कोरिया से तो जान नहीं करते। देखिए, कोरिया की एक बहुत महत्वपूर्ण, कोरिया कितने साल से सैंक्शन झेल रहा है। बिल्कुल। एक कोरिया ने एक वार्निंग भी दी थी, ये जब वॉर शुरू हुआ था ना, तो चाइना ने भी ये था कि अमेरिकन के जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो ताइवान मत जाए, वार्निंग दी थी। अब इससे नॉर्थ को वो गई, उसने कुछ नहीं किया। कोरिया नहीं कहता कि आप साउथ कोरिया मत जाओ, साउथ कोरिया गए, उसने 4 मिसाइल फायर की और 200 एयरक्राफ्ट एक साथ एयरबोर्न कराया, मतलब अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया के लिए। तो अब अमेरिका के वहाँ हिम्मत नहीं पड़ेगी,
ठीक है। तो मैं तो खैर नॉर्थ मतलब कोरिया तो दूर अमेरिका है, ने नॉर्थ कोरिया ने अपनी उनकी असली औकात दिखाई। असली औकात दिखा दी थी, इंडिकेशन दे दिया था, अब आप हाँ, चुप रहो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन वो हाँ, थोड़ा दूर है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान बिल्कुल बगल में है। हाँ, वो पाकिस्तान से भी न्यूक्लियर बम जा सकता है इज़राइल में। हुँ, अब ये ईरान से इतनी दुश्मनी क्यों है? हो सकता है ईरान 1-2 स्टेटमेंट दे देता है कभी-कभी। शियाज़ हैं, उन्होंने सोचा कि इन्हें शिया सुन्नी में भी मतलब कि थोड़ा डिफरेंसेस हैं। लेकिन देखिए, अब ईरान को तबाह करना, ईरान छोटा-सा देश नहीं है, बहुत रिसोर्सेज़ है, बहुत रिसोर्सेज़ है। एग्रीकल्चर, फ्रूट सब पैदा होता है, वो अपने आप में भी जी सकते हैं। वो इज़राइल के लिए सक्षम नहीं है। अभी ये जो कर रहे हैं, तो इनके पास जो जो जिस फील्ड में आगे गए हैं, वो मिसाइल्स और ड्रोन्स में। बट एयर डिफेंस में और एयरक्राफ्ट में इनके पास कमी रही है। कमी रही एयर है, डिफेंस की काफ़ी कमी रही है। क्योंकि सैंक्शन इतने लगे हुए थे सर। हाँ, सेक्शन लगे मतलब उनका तरीका था हमें बचाना है, तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ो और सब कुछ के आगे बढ़ते हो, किसी मिसाइल को में नहीं बादशाह बन गए। मिसाइल में बादशाह बने और अच्छा बने और युद्ध का डायमेंशन ही चेंज हो गया अभी। इस वॉर के बाद से ना आर्मी का रोल रह गया है, ना एयरफोर्स एयरक्राफ्ट का रोल रह गया, बिल्कुल, खाली बिल्कुल। मिसाइल का रोल रह गया। अब हुँ, एक एयरक्राफ्ट के खर्चे में उन्होंने 100 मिसाइल्स बनाई है। बिल्कुल। हाँ, आपने कितनी मिसाइल डिस्ट्रॉय की पर फिर भी उसके पास ज़ख़ीरा इतना पड़ा हुआ है कि आपको वो परेशान अवश्य करता रहेगा। पहले भले 100 मिसाइल पर डे फायर हो रही थी, अब 80 आ गई हैं, 70 आएँगी, 75 आएँगी, लेकिन आपकी भी लेकिन पहले तो सर वो हल्की-हल्की मिसाइलें निकाल लेते हैं ना अपनी। असली जो बड़ा धमाका, जो बड़े पटाखे होते हैं, जैसे हमारे दिवाली पे कहते हैं ना क्लासिक बम, बड़ा बम होता है, जो धमाका ज़्यादा करता है। बड़े मिसाइल तो निकालना अब शुरू किया उन्होंने सर। हाँ, तो और जो ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन जिनका थोड़ा मुश्किल से निकल पाता है, वो तो अब निकालना शुरू करे हैं सर। देखिए ये एयर डिफेंस सिस्टम इनका बहुत मजबूत था। इनकी शिप्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, इज़राइल को, ये काफ़ी काउंटर कर सकते थे। लेकिन ये बड़े महँगे होते हैं, तो इनको पैरालाइज़ करना था। तो छोटे-छोटे में इनको फायर करना पड़ा, मजबूरी थी। अब जैसे-जैसे कम होता जा रहा है बिकॉज़ अगर बड़ी-बड़ी जहाज उन्होंने बड़ी मिसाइल्स पहले निकाले होते तो डिस्ट्रॉय हो सकते लेकिन थे। सर इसमें एक चीज़ और भी तो अच्छी हुई है ना कि उन्होंने तो अपनी सस्ती मिसाइल बेची ₹10 वाली, उन्होंने उसको खत्म करने के लिए ₹100 का अपना पटाखा छोड़ा। अभी तो और सस्ती बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है ड्रोन बनाने की कैपेसिटी करीब 100 से मोर देन पर डे है। एक महीने में एक-एक मतलब ज़्यादा 1000 भी बनाते हैं ड्रोन। मिसाइल्स बनाने की कैपेसिटी काफ़ी है। मटेरियल कम था, आई बिलीव रशिया ने अपने जहाज से मटेरियल भेज दिया उनको। जहाज से आ गया, चीन से भी आ गया। सॉलिड फ्यूल वाली जो मिसाइल्स है वो मोर एक्यूरेट है, मोर रिकॉर्डेम। इन्होंने इनके बेसिस वो फायरिंग वाला भी वो जो स्टैंड होता था वो भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लेकिन ईरान वाज़ प्रिपेयर्ड, तैयार बैठा हुआ नो डाउट था। सर। ईरान तैयार बैठा हुआ था। लेकिन सर कहीं न कहीं इस पूरे युद्ध में सर हम देख रहे हैं कि जो हॉर्मूज़ है, वो एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है सर। हम देख रहे हैं कि हालाँकि ईरान ने फ्रेंडली नेशंस के लिए अपने वो ज़रूर उसके रास्ते खोले हैं जिनमें भारत आता है और चाइना को वो उनके जहाज़ निकलने दे रहा है या दूसरे जापान हो गया, कुछ कंट्रीज़ के निकलने दे रहा है। लेकिन सर इस हॉर्मूज़ के बंद होने से कहीं न कहीं पूरे विश्व में एक अशांति सी फैल गई है सर। क्योंकि 20% ट्रेड वहाँ से होता है और ऐसा नहीं कि भारत को दिक्कत नहीं हो रही है सर। हम भी देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कहीं न कहीं हमारे देश में भी हो रही है। हॉर्मूज़ का बंद रहना सर, कितना चिंता का कारण है? कितना बड़ा ये एक प्रॉब्लम बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए? देखिए, पूरी तरीके से बंद नहीं है, हुँ। लेकिन अनसर्टेनिटी पार्शियली खुला हुआ है। अनसर्टेनिटी है। हुँ। ये अनसर्टेनिटी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि शायद हुँ, जाए, ना जाए, क्या करेगा? देखिए, आज तक हॉर्मुज़ खुला हुआ था। अब ट्रंप के वॉर से एक ही चीज़ हुई है कि हॉर्मुज़ पर ईरान का कब्ज़ा हो गया। ईरान ने कभी कब्ज़ा दिखाया नहीं पहले, हॉर्मुज़ खुला हुआ था। अब ईरान कह रहा है कि हमारी दादागिरी है, हमारी मर्ज़ी है, किसको जाने देंगे, किसको नहीं जाने देंगे। आपके जहाज़ को नहीं जाने देंगे, इज़राइल के झंडे वाले जहाज़ नहीं जाने देंगे और भी जो आपके सपोर्टर्स हैं, यूरोप नेशन कोई सपोर्ट में आएगा, उसको नहीं जाने देंगे। यही एक रीज़न है कि कोई भी राष्ट्र सामने से खुल के नहीं आ रहा। लेकिन ये डेफ़िनेटली जो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट्स फ्लो है, वो बहुत कम हो गया है और सारे जो भले जापान हो, चाइना हो या इंडिया हो और साउथ ईस्ट एशियन के और कई कंट्रीज़ हैं, सबकी सप्लाई इसी रास्ते से आती थी। तो अब प्रभाव तो पड़ ही रहा है। यहाँ भी कम हो रहा है, कहीं और से आ रहा है। तो ओवरऑल जो गैस का और पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ गया है। 20% 30% इंटरनेशनल मार्केट में, अमेरिका में भी सब जगह बढ़ गया है काफ़ी तरीके से। तो इसका प्रभाव तो बहुत बुरा, इसलिए विश्व में देशों को एक साथ आके ट्रंप का सामना करना पड़ेगा कि आप रुकिए, नहीं तो ये पूरे विश्व की बर्बादी हो रही है। लेकिन सर जिस तरीके से उन्होंने चूँकि देखिए जो हॉर्मूज़ है वो फ्री है सर सबके लिए। वो उनका अपना घर का बनाया हुआ नहीं है, वो नेचुरल एक रास्ता है सर। लेकिन जिस तरीके से सर उन्होंने टैक्स उस पे लगाना शुरू कर दिया है अब और धमकी दी जा रही है कि आप टैक्स दीजिए पहले तब और जाइए। तब आपके जहाज़ जाने दिया जाएगा। क्या वो ठीक है सर? क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो स्वाभिमानी माना जाता था हमेशा से। स्वाभिमान की लड़ाई ही वो एक तरीके लड़ रहा है। लेकिन टैक्स वसूलना कहीं न कहीं बहुत गलत है। बहुत गलत है और चूँकि दूसरे देशों को तो परेशानी हो रही है। भले ही भारत के जो जहाज़ आ रहे हैं, अंदर की क्या चीज़ें हैं वो हमें भी नहीं पता कि हो सकता है भारत से भी उन्होंने डिमांड कर दी हो।
वो हो सकता है। लेकिन सर आपको लगता है कि ये टैक्स वसूलना एक एक तरीके से लोगों को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देना कि यार मँगाना तो पड़ेगा हमको भले ही टैक्स देना पड़े अब, वो कहीं न कहीं वो गलत जा रहा है मैसेज सर। जिधर मैसेज बिल्कुल गलत है। देखिए हॉर्मुज़ बिल्कुल फ्री था। हुँ, ईरान ने कोई कहीं पर भी कहीं पे अटैक नहीं किया था। हुँ, बस रोकने की तैयारी उसके पास पूरी थी। हुँ, अब इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? हुँ, ट्रम्प। ट्रम्प आज अगर फायरिंग करना बंद कर दे, इज़राइल आज कर फायरिंग करना बंद है, मेरे ख़्याल से ईरान कभी नहीं बिल्कुल। चाहेगा, बिकॉज़ हुँ, ईरान के लिए भी हुँ, तो परेशानी हो रही है। हुँ, ईरान को भी तो ऑयल और पेट्रोल बेचेगा तभी तो पैसा बिल्कुल, बनेगा, बिल्कुल। हैं? तो अब ईरान को उसने बॉस बना दिया। ट्रम्प खुद टेक ओवर करना चाहते थे, अब मजबूरी हुई कि ईरान ने खुद टेक ओवर कर लिया। हुँ। अब ईरान कह रहा है कि हम यहाँ दादा के हैं, आप कौन हो? हम पैसा वसूलेंगे। क्योंकि ये प्रेशर पड़ रहा। पानी के अंदर जो तमाम सी वो मरीन्स लगा दी हैं उन्होंने अब अंदर। जितेंद्र एक और चीज़ बता रहा हूँ कि वो 6 किलोमीटर का एरिया है जहाँ से शिप्स गुजरती है, ठीक है? 20 किलोमीटर इसके बॉर्डर्स है। इसका ईरान का टेरेन इतना बढ़िया है, उन्होंने वहाँ पर अपने आर्टी गन्स लगा रखी हैं जो इनके एयरक्राफ्ट से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इनके पास फास्ट मिसाइल बोट्स हैं जो 300 किलोमीटर की स्पीड से आती हैं, मार करके चली जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता बंद है। या फिदाइन बन के आ जाती होंगी। हम ओए गुरिल्ला वॉरफेयर, ऐसा नहीं है कि रास्ता बंद कर दिया तो ये जहाजें कैसे निकलती? अब कह रहे हैं कि हमारी मर्जी है। ट्रम्प कह रहे थे कि विश्व में हमारी मर्जी चलेगी, ईरान कह रहा कि हमारी मर्जी चलेगी, हमारी चलेगी। तुम कितने ही पावरफुल हो कि मर्जी हमारी चलेगी। विश्व तबाह हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि विश्व के देश सामने आए। ट्रम्प अकेले कितना जी सकता है? मजबूरी बन गई क्योंकि इतना डिस्ट्रॉय उसको ईरान को किया गया यस, है, इतना नुकसान किया गया है, उसकी भरपाई करने के लिए वो एक कार्ड लेके साधन साधन दिया उन्होंने, अब बहाना ढूंढ लिया लेगा। अब ये पैसा नहीं मिला था तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी इंग्लैंड में वो बहुत पैसा वसूल रही थी, तो पैसा तो शिप्स दे ही रहे थे। तो इंश्योरेंस कंपनी का उसको लाइमलाइट में आए ना, उसमें इनकी भी कुछ कंपनियां थी, तो कंपनियां इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत हैवी पे कर रही थी। अब ईरान कह रहा कि तुम क्यों लोगे, हम ही लेंगे, हम लेंगे और हमारे 12 तो करनी है। अब बहुत तबाही हुई ईरान की, वो तो पिक्चर आती नहीं, पता चलता है इतने बॉम्ब्स गिरे हैं, तबाही तो बहुत ज्यादा हुई है, उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। लेकिन ट्रम्प साहब भी घुटने पा गए। शायद लगता है कि खड़ा हो पाएगा दोबारा से, खड़ा हो पाएगा, खड़ा हो जाएगा, समय लगेगा, 30 साल पीछे चला गया, बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज है इनॉर्मस। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया हुआ है इनको, फ्रूट्स हो या खनिज, हम अपने आप पे रहना असंभव है इनके लिए, मतलब पॉसिबल है कि अपने आप भी जी सकते हैं, किसी का सपोर्ट मिले ना मिले। अब मेन थिंग तो ऑयल एंड गैस, तो इसको पैसा देगा, पैसा आएगा। अब जिस तरीके से ये अब इंडियन करेंसी मिलेगा, उससे चाइनीज करेंसी मिलेगा, जो सब कुछ आजकल डॉलर में होता था उसे खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो अमेरिका की भी इनकम इससे खत्म हो जाएगी और बाकी इन देशों की भी थोड़ी इनकम बढ़ेगी जो डॉलर में। हालांकि इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो सर अमेरिका को उनके रिसोर्सेज से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ऑयल उसके पास ऑलरेडी इतना सारा है, अमेरिका के पास वेनेजुएला अब साथ में ऐड ऑन हो गया है, और तमाम जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं उनका सबको कब्जा करने की बात, क्यूबा का नंबर अगला करने वाला है। लेकिन आपको लगता है कि सर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेल का खेल ना होकर इजराइल के सपोर्ट में आकर इन्होंने लड़ाई लड़ी है, और ये कहना कि हम ईरान के सारे जितने इंस्टॉलेशंस हैं पावर प्लांट्स के या एनर्जी के या ख़त्म कर देंगे, उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो सर मिडल ईस्ट के देश भी होंगे ना सारे। तबाही मिडिल ईस्ट देशों की हो रही है, खाली फ्यूल है। एक पॉइंट बिल्कुल। में इसमें और ऐड करना चाहूंगा, ये जो पानी क्या करते हैं, वो समुद्र के वाटर को नमक हटा नमक करता हटा के है। साफ अब देखिए करते हैं। कुवैत 90%, बहरीन 85%, सऊदी अरेबिया 76%, अमन, ये सब डिपेंडेंट है इसके ऊपर। अगर एक न्यूक्लियर लीक हुआ तो सबसे पहले ये वाटर कंटामिनेट होगा, लोग बहुत मरेंगे। तो उन देशों को भी मालूम है कि हमें क्या कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प साहब किसी किसी को अंदर से फायदा दिलाने के लिए सब काम कर रहे हैं। गैस का पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो उनके अमेरिका को भी फायदा हो रहा है, बिकॉज अमेरिका भी बेचता है और सोचते हैं कि हम वेनेजुएला वाला भी हम बेचें, हम पैसा लेने की कोशिश करें। लेकिन इनकी कैलकुलेशन जो अपने देश हित में, और कुछ जो नेशनलिस्ट हैं अमेरिका में, नेशनलिस्ट नहीं कहूँगा, कुछ सपोर्टर्स हैं, इनके आइडियाज से प्रभावित है और कहेंगे भाई जो भी कर रहे हैं अमेरिका के लिए कर रहे हैं। अब इसे अमेरिका इज ग्रेट, आई नॉट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मीन्स अमेरिका को नो मोर ग्रेट बनाएंगे। अब देखिए कब तक चलता है, लेकिन वहाँ की जनता बहुत परेशान है अमेरिका की। कई लोग आते हैं अमेरिका की परेशानी काफी। सर हमने एक चीज़ और देखी है कि ईरान ने जिस तरीके से अपने प्रॉक्सीज खड़े किए हुए थे, चाहे वो हिजबुल्लाह की बात कर लें, हुती की बात कर लें, हमास की बात कर लें, या आपने एक और संगठन का नाम लिया जो इराक में है, उनको भी कहीं ना कहीं से टारगेट पूरी तरीके से किया जा रहा है। हमने देखा लेबनान में जिस तरीके से हिजबुल्लाह के इलाके उनको तबाह करने में लगा हुआ है सर इजराइल। क्या लगता है कि सर उनको जब तक ये खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये और नहीं रुकेगी? देखिए जो तीनों की मैं बात कर रहा हूँ सर। ईरान ने इस बार काफी सोच समझ के टैक्टिकली अपने प्लान किए हैं। देखिए हिजबुल्लाह को इन्वॉल्व अभी करना नहीं चाहता था, लेकिन इजराइल ने किया।
बिकॉज इसराइल को लैटिन रिवर के नीचे लेबनान, साउथ लेबनान का पूरा एरिया चाहिए था, इसराइल पर अटैक करा। लेकिन इतना अटैक करने के बावजूद भी हिजबुल्लाह फिर भी रिएक्ट कर रहा और उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा। हूती चुपचाप बैठा हुआ भी, ठीक है। हमास को सबसे ज्यादा फंड तो भाई अमेरिका ने और इसराइल ने दिया था पीएलओ को काउंटर करने के लिए, तो लेकिन उनके नहीं हुए, तो वो बैठे हुए हैं। तो इनके पास किसी सपोर्ट कहीं ना कहीं सर खamenei साहब ने पूरा किया उनको, पूरा सपोर्ट, मतलब उनका भी सपोर्ट था, बिल्कुल, और खamenei तो सपोर्ट करेंगे ही। अब चौथी ऑर्गेनाइजेशन जो शिया बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इराक में, तो अब ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन भी खाली बैठी हुई है। अभी जो उसका रेड सी में ताक में बैठे हैं, ताक बैठे हुए कि जब हम यहाँ थोड़ा कमजोर पड़ेगा वहाँ स्ट्राइक करेंगे। और रेड सी से जो सी लिंक चलता था वहाँ पर भी एक स्टेट है, वो सब नाम बोल रहा हूँ मैं उसका, उसको हूती ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, वो भी यहाँ कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरीके से अब इराक वाले भी अगर रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो फिर और भारी पड़ेगा इनके ऊपर। तो बिकॉज सारी चीजें ना, एवरीथिंग एक साथ नहीं खोला जाता, चौतरफा गिर जाएंगे ना सर ये भी। इजराइल भी गिरेगा, बट इजराइल में दम है, इजराइल में रीजन से लड़ने के लिए, इजराइल को लड़ने के लिए इजराइल सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अमेरिकन बेसेस तबाह हो रहे हैं, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर तबाह हो रहे हैं, इनके लोग तबाह रहे हैं, इनकी एम्बेसी में लोग मारे जाएंगे। अब तो ऐसा हो जाएगा कि कहीं भी अमेरिकन दिखे ईरानी उसको मार देंगे जहां। सर लेकिन आपको लगता है कि जो ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं सर, क्योंकि प्रॉक्सी नाम हम दे रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खड़ा ईरान ने किया, बिल्कुल, चाहे हमास हो, हूती हो, हिजबुल्लाह हो, बिल्कुल। क्या वाकई में इनको खत्म करना की पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको कि बिल्कुल हम तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे? असंभव है। देखिए यमन का हाफ पोर्शन हूती के कंट्रोल में है, मीन्स उनका ही राज है, उनका ही चल रहा है, वो पावरफुल है। सऊदी अरेबिया बड़ी परेशान रहती है हूती से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही। हम यमन की पहले बहुत पहले से लड़ाई चला, मैंने फ्लाइंग भी किया था यमन में, तो ये चली जा रही है। हिजबुल्लाह का जहाँ तक सवाल है, हिजबुल्लाह लेबनान का साउथ एंड ईस्टर्न वेस्टर्न पोर्शन कंट्रोल करता है, तो उसको भी एकदम खत्म करना आसान नहीं है अनलेस ये जेनोसाइड पूरा करे, बिकॉज ये छोटे छोटे शहरों के बीच बसे हुए हैं। आई जो जिस तरीके से जेनोसाइड यहाँ हो रही है, हिजबुल्लाह खत्म इजराइल कर रहा, इसके अगेंस्ट अमेरिका में भी लोग खड़े हो रहे हैं, बिकॉज हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए बहुत लोगों को मारा जा रहा है, खूब सारे लोग मारे जा रहे हैं। तो ये जेनोसाइड के लोग खिलाफ है, विश्व में काफी खिलाफ है। ट्रंप नहीं कंडेम कर रहे हैं बट काफी खिलाफ है। अब जो इराक वाली सिविलाइजेशन, देखिए इराक भी काफी बचा हुआ है, सीरिया 6 भागों में बटा हुआ है, 6 ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही है, तो कुछ अमेरिका के साथ है, कुछ रशिया के साथ है, कुछ इनके साथ है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, जैसे भी जब से इजराइल बना तो इजराइल की परेशानियां बनती रहेगी, भले ही कोशिश करें कि हम परेशानियां खत्म करें। क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि इजराइल चारों फ्रंट पे सर इस टाइम लड़ रहा है। हमने देखा है कि चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, ईरान हो, लेबनान हो, बहुत मोर्चों पर वो लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि सर, हालांकि ट्रंप साहब तो ये चाह रहे हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन इजराइल अड़ा हुआ है कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, कि हम जब तक पूरी जीत हासिल नहीं कर लेंगे इनके ऊपर तब तक हटेंगे नहीं। तो ऐसे में सर रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि ट्रंप साहब तो चाहते हैं खत्म हो जाए, लेकिन आपने जो बात कही पहले की मैं जिक्र कर रहा हूं उसकी का, कि कहीं ना कहीं इजराइल के एहसानों तले वो दबे हुए हैं, तो कहीं के क्लैश भी हो रहे होंगे सर। देखिए क्लैश तो है। अब देखिए इजराइल कोई पहला युद्ध नहीं लड़ रहा, कई युद्ध हो चुके हैं एग्जिस्टेंस आने के बाद, पूरी तरीके से जीतना असंभव है किसी के लिए। आपने कमजोर कर दिया, ईरान को ही कमजोर कर दिया, तो ईरान अपने आप को मजबूत करेगा कि अपने प्रॉक्सीज को मजबूत करेगा। तो कुछ सफल हो गया, अगर आपने सदर्न लेबनान पर कब्जा कर लिया, आपका एम अचीव हो गया, कुछ आपके अपनी जनता को दिखाने के लिए हो गया, हमने इतने नुकसान किए लेकिन हमने ये कब्जा कर लिया। लेकिन तेल अवीव में जिस तरीके से बॉम्बिंग और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, जिस तरह मिसाइल गिर रहा है, वहाँ के भी लोग परेशान हैं। आज एक अपने रिपोर्टर थे, वहाँ पर काफ़ी लोग गए हुए हैं, बता दो वहाँ भी लोग परेशान हैं। लेकिन उनके पास एक कारण है, एक समस्या है कि किसके लिए लड़ना, वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मिसाइल की चोट है, वो बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो लेकिन इजराइल को भी अपना एयर डिफेंस बहुत मजबूत करना पड़ेगा। फिलहाल इजराइल का जो एयर डिफेंस है, वो एक चीज़ में सफल हुआ है कि अपने को 10 एयरबेसेज जो है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है इजराइल अपने जो यस। अगर वो नहीं सुरक्षित होते ना, तो वहां से उनके एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं हो सकते। तो इजराइल में ये ताकत तो है, एयर डिफेंस बहुत मजबूत है। अब जो मजबूत इंस्टॉलेशंस है, जो स्ट्रॉन्ग इंस्टॉलेशन है, आयरन बीम है, ठीक है, स्लिंग है, बहुत सारे उनके पास है। नहीं, मतलब पूरे देश को सुरक्षा करना आसान नहीं है, तभी तेल अवीव में गिर रही है। लेकिन जो कैपेबिलिटी उनके पास है। हाँ, लेकिन जो एसेट्स है, आज मेन एसेट्स उनके एयरक्राफ्ट है, बिकॉज एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करती है ना। अगर एक रनवे एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो वहां से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं हो पाएंगे, फिर इजराइल की वॉर खत्म हो जाएगी। इजराइल किसी को अटैक कर पाएगा? ग्राउंड वाली कॉमन बाउंड्री तो है नहीं कि हाँ एक सामने आर्मी लड़ रही है, वो कर रही है, वो खाली हिजबुल्लाह के साथ ही है, तो ये नहीं है। तो वो जो अपने आप को उन्होंने सुरक्षित रखा है, इसको ईरान भेदने में काबिल नहीं हो पा, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, हो भी नहीं पाएगा, बिकॉज उसके इजराइल का एग्जिस्टेंस है। तो नुकसान इजराइल का अवश्य हो रहा है, लेकिन इजराइल का पूरा मकसद
तो नहीं पूरा होगा कि ईरान को कमज़ोर कर दें, बट हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया। हमास को तो जिस तरीके से उन्होंने गाज़ा का तो छोटा सा पैच था यार, 40 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर, इसको तो उनको आसानी से जीत जाना चाहिए था। उससे इनको 2 साल लगे लड़ने में, मतलब इनमें भी उतनी शक्ति नहीं रही है। मतलब जिस तरीके से अब लोग ये भी कहा जाता है कि जो टनल बनाई थी इनके पैसे से बनी थी। बिल्कुल। एमुनेशंस भले ही ईरान ने दिए हैं, बट टनल उन्होंने जो बनाई थी तो इन्होंने बनाई थी कि अब पीएलओ का अगेंस्ट ही हमास को खड़ा करना चाहते थे इजराइल। इनको नहीं पता कि हमास और पीएलओ एक ही है, एक ही जगह से निकले हुए थे, उनका किरण एक ही होगा। तो ये बना कर रहे हैं, लेकिन यही हो सकता है कि अगर वॉर जब खत्म हो तो कम से कम कुछ दिन के लिए यहाँ पर शांति अवश्य होगी। लेकिन इतने टूट चुके हैं देश ये, क्योंकि सर 85,000 ठिकानों पर सर कहीं ना कहीं अटैक किया अमेरिका ने इजराइल में मिलकर ईरान के अंदर, और कहीं ना कहीं इजराइल भी ईरान भी कहीं जानता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और अमेरिका ने साथ के साथ ये भी कहा है कि जो भी देश इनका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या कोई और कंट्री हो, तो कहीं ना कहीं उसके रिपरकशन उनको भी फेस करने पड़ेंगे। लेकिन ईरान पूरी तरीके से सर एडमेंट है कि हाँ बदला वो भी लेंगे और ले रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने देखने हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे। सारे देश मिलकर रशिया का क्या कर पाए लोग, खुलेआम से पुट करते थे नाटो। सी रशिया इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन मिलिट्री पावर थी, हमेशा रहेगी। अब चाइना को परेशान करे, चाइना का सारा ऑयल और गैस यहीं से 90% यहीं से जाता है। चाइना ग्रो कर रहा है, और शायद चाइना सबसे ग्रो बड़ा कर रहा है। कारण भी यही है सर इस यही युद्ध कर का। अब ये एक अपने कोई उनके आए हुए थे अमेरिका से, उन्होंने कहा कि हमने जो चाइना के साथ गलती की थी, भारत के पास बोल के हमारे पास, हम भारत के साथ वो गलती नहीं करेंगे कि भारत हाँ, आगे बढ़े। तो बिल्कुल। ये अपने आप को समझते क्या है ये ट्रम्प साहब, क्या समझते हैं? समय खत्म हो गया है। कोई भी साम्राज्य देखिए 2 या 3 जनरेशन तक चलती है, इनका तब बहुत दिनों हो गया। तो ये भी डाउनलोड पाथ पर है। जितना इनके पास इकोनॉमिक, जितनी आर्थिक, जितना लोन है इनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा, इसको भरने की मुश्किल है। हम 39 ट्रिलियन डॉलर अब देखिए का सिमिलर सिचुएशन इंग्लैंड के साथ हुई थी 1800 कुछ में। उपनिवेश काल जब आया था। हाँ, जब पूरा कब्जा किया हुआ था, उन्होंने यही गलती की थी और ये ऐसे कंडीशन पहुंच गया। तो अमेरिका भी डाउनवर्ड कर्व में है, अब ना नीचे पहुंच गया। अब देखिए समय की बात है, अमेरिकन कब रियलाइज करते हैं, बिकॉज अमेरिका की जनरेशन है। अब कभी भारत भारत करते हैं, फिर भारत के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, कभी लड़ाई होती है, पाकिस्तान के टेररिस्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान को पैसा भी देते हैं। ये चाहते क्या हैं? किसको किसको कमजोर करेंगे, कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन भारत के ऊपर अभी पूरा असर नहीं पड़ा है। असर तो अवश्य पड़ेगा, बिकॉज तेल कम आ रहा है, गैस की कीमत बढ़ गई है। सरकार कैसे कंट्रोल कर रही है तो खैर उनको मालूम है, और किस तरीके से कर रही है। लेकिन तुम चाहो कि हम सबको नाराज करके हम ही बसे रहें, और जबकि आपके पास ताकत है ही नहीं। वो तो दिखावापन है, खाली ऊपर का छाता बड़ा हुआ। एक पर्दा वाली कहानी पड़ी थी, जब पर्दा हटा तो सब कुछ ऐसा दिखाई पड़ गया। अब ये पर्दा तो ईरान ने हटा दिया है कि तुम समझो तुम्हारे कितने जहाज मारे गए, तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हमने डैमेज कर दिया। भले आप कवर अप करते रहो, कुछ नहीं हुआ, आप भाग के वापस क्यों गए हैं? आपके सेलर ने आग लगा दी, अब ईरान ने आग लगाई है, खुद ही लगाई है, लेकिन आप पीछे हैं, पीछे हट रहे हैं। आप जिस मकसद से आए थे मकसद पूरा नहीं हुआ, और ये पैरामीटर सोचते हैं कि शेयर का मार्केट बढ़ के लोगों को फायदा होगा, वही आपकी जीत है, वही आपकी जीत है। लेकिन वास्तव में कि हम जीत गए हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये तो बस कहने की बात है। और अपनी जनता को दिखाने की जरूरत है कि हम सफल कर रहे हैं और हम यूएस के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। एक ब्लफ खेल रहे हैं इस तरीके से। बिल्कुल ब्लफ खेल रहे हैं। और जार इनकी भी उम्र हो गई यार, 85 ईयर्स। वो सेठिया जाते ना, हिंदी में कहते सेठिया जाए। अब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बाइडेन के ऊपर बहुत कहा करते थे। अब इनकी हालत भी यही है। बाइडेन ने जब अफगानिस्तान से हटाया था तो उनको बहुत क्रिटिसाइज किया था। अब इनकी हालत क्या है, अब देखिए। अमेरिका का इतिहास भी रहा है। कहीं सर ऐसा तो नहीं कि जो हमारे देश में कहावत होती है, हालांकि बड़ी अटपटी लगती है, क्या ना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कि धोबे कुत्ता घर का ना घाट कर रह जाए। ये बात तो सही है, मतलब चाहते हैं कि हर जगह पहुंचे, लेकिन उतनी ताकत तो होनी चाहिए ना, उतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए। आप वो तो नहीं कि मैंने जो कह दिया सब काम करेंगे। अमेरिका बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, अमेरिकन फौज ने लोगों के लिए काम किया, अमेरिका के नाम के लिए काम किया, बट इस पागल के लिए नहीं काम करेंगे ना। वो कहते हम क्यों लड़े इन पागल के लिए? उनको बाइबल पढ़ाया जा रहा है कि भाई अपने बाइबल के अपने हेड हैं, इनकी बात मानो, जो करे ऑर्डर मानो। फिर भी जितने बेसेज है सबके लोग भाग गए, सभी भाग गए, मतलब सही नहीं कह रहा, मतलब भागे। और ये जहाज जो गिरते ट्रस्ट फैक्टर नहीं बचा उनके अंदर इसको लेकर। अब क्या विश्वास करें, कुछ तो रीजन होना चाहिए, क्यों करना चाहते हो ये? आप इतने बड़े सपने दिखाते हो कि ग्रीनलैंड ले लेंगे, कनाडा भी हम ही ले लेंगे, क्यूबा भी हम ही ले लेंगे, मैक्सिको भी हम ही ले लेंगे, क्या क्या लोगे आप? वो तो ये दिखा दी उसने औकात। तो ये एक बहुत जरूरी था मैसेज। मैं ईरान का कोई बहुत बड़ा पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से दादागिरी ये कर रहे हैं कि जो भी है हम उसके ऊपर हमारा ही मन चलेगा, कैसे चलेगा आज के ज़माने में? कोई तो नहीं है। इंग्लैंड का टाइम था, उन्होंने कब्जा करके राजनीति करके, लेकिन कुछ कहते नहीं थे, जाके उस एरिया को डेवलप करते थे, उसका कंट्रोल भी करते थे। लेकिन अमेरिका जैसे नहीं थे, डिस्ट्रॉय करता है बस जाके, खाली डिस्ट्रॉय करता है। हाँ, अभी वो जैसे आदमी ट्रम्प जैसे आदमी जीत गया वहाँ पर,
अब देखिए पता नहीं अमेरिका में अंदर क्यों नहीं हो रहा है, इसका रिवोल्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसका अगेंस्ट क्यों नहीं आ रहा है, बड़ा आश्चर्य है। मेरे ख्याल से कुछ तो हो ही रहा होगा, तभी भी मतलब ये लोग स्ट्रांग है, मीडिया में आने नहीं देते, लेकिन या जनता आपको तो लगता है कि मशहूर जल्द ही रिवोल्ट हो सकता है? और के यस, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा, इम्पीचमेंट हो या कुछ ट्रंप को भी हटाया जाए, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट अमेरिका को इस तरीके से डाउनवर्ड पाथ पे कर में ले जाने की जो इन्होंने हिमाकत की है अपने अपनी ख्वाहिश अपनी पूरी करने के चक्कर में। ये गड़बड़ है और उनके लोगों को विश्वास है, उन लोगों या को कहीं ऐसा भरोसा तो नहीं है कि सर अपने मन को खुश करने के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे तो खुशी मिल रही है, मैं तो करता रहूँगा। भले ही मेरे साथ इम्पीचमेंट हो जाए या मुझे डाउन कर दिया जाए, कुछ भी है, मेरा मन खुश हो रहा है। दिमाग तेज है, लेकिन बेवकूफ आदमी जो कहे कि मैं जीत रहा हूँ। अब ठीक है, अब की जीत की परिभाषा क्या है? आपकी जीत की परिभाषा क्या है कि आपने ईरान को बैकफुट पे ला दिया, ईरान के न्यूक्लियर अटैक कर दिया, ईरान की मिसाइल्स खत्म कर दी, ये तो हुआ नहीं। लेकिन आप अगर जीत समझते हैं कि भाई शेयर मार्केट में अपने लोगों को फायदा बना दिया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनका फायदा करा दिया, तब तो आपकी जीत है। बिटकॉइन जो आप कंट्रोल करते हैं, आपका दामाद कंट्रोल करता है, बेटा कंट्रोल करता है, वो बढ़ गई आगे। तो ये अगर आप जीत समझते हो तो अमेरिका की जीत नहीं है, ये ट्रंप साहब की पर्सनल जीत है। लेकिन ये सर ओपी सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि आप जियोपॉलिटिक्स को भी सर अच्छी तरह देखते हैं कि बड़ा स्टैंड करती हैं सर वो किसी भी कंट्री के लिए। क्या आपको लगता है कि जो कूटनीति के रास्ते थे, वो अब चैनल्स बंद हो चुके हैं, या अभी भी आपको लगता है कि कूटनीति के रास्ते बचे हुए हैं और उसके ज़रिए कुछ रास्ता निकल सकता है, भले ही अटैक दोनों तरफ से हो रहे हों सर? देखिए, समाधान फ्रैंकली स्पीकिंग, युद्ध न ईरान चाहता है न अमेरिका चाहता है। अमेरिका ने किया, अमेरिका ने सोचा कि हम 15 टन बर्बाद करके टॉप लीडरशिप 25 लोगों को मार देंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, खत्म हो जाएगा उनका। आप कह देते कि हमने एलिमिनेट कर दिया, सरकार बदल गई, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो चाहते थे, रिटेलिएशन हुआ। तो युद्ध तो ईरान के हित में तो है ही नहीं, ईरान की तबाही तो चल ही रही है, लेकिन ईरान ने तैयारी इसलिए की है कि हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम न हारने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ेंगे। तो कूटनीति के लिए तैयार तो सभी हैं, रोकना सभी चाहते हैं। अब रुकिए कैसे इंटरफेरेंस होता है, लेकिन अब ट्रंप के ऊपर विश्वास किसी का नहीं है, और ट्रंप किसकी बात मानेंगे? अभी कह रहे लेकिन वो पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि मेरे साथ बड़ी अच्छी टॉक्स चल रही हैं, उनके सबसे बड़े बहुत माने हुए लीडर के साथ चल रही है। नाम नहीं लिया हालाँकि उन्होंने किसी का, एक वहाँ भी ब्लफ खेलने का प्रयास किया है कि बातचीत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन हमले भी साथ-साथ हो रहे हैं। तो कैसे ट्रस्ट वो सर क्रिएट किया जाए? वो एक कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और बयानबाज़ी लगातार करे जा रहे हैं सर, तो ऐसे में सर कैसा रास्ता निकलेगा? देखिए ये अपनी ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कि ऊपर वहाँ कुछ डिफरेंसेज हो, बिकॉज मेन तो लीडर मारे गए, जरूरी नहीं है कि हम उनका बेटा ही बनेगा, कोई और बनेगा। इस तरीके से डिफरेंसेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जो है थोड़ा बहुत डिफरेंसेज हो कि कोई बात कर रहा है, बात करें। ये हवा में तीर मार रहे कहीं लग जाए, सही है तो बात सही है, बट इसका नहीं होगा, बिकॉज इनकी राष्ट्र प्रेम जो ईरानियों के बीच में है, नेशनल स्पिरिट बहुत तगड़ी है। इनके लोग सड़क पर अवश्य आए थे कि हम इनको खुमैनी को हटाने के लिए, लेकिन जो अगर अटैक नहीं किया होता तो ये जो रिवोल्ट चल रहा था वो अंदर बड़ा हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से आपने डैमेज शुरू किया तो उन लोगों को समझ में आ गया कि हम, वो लोगों को समझ गया कि इराक की जगह हमें ही बर्बाद करेगा। तो अभी इनके जो है, इनके सपोर्टर्स हैं या शाह के जो सपोर्टर्स हैं ईरान में ना के बराबर है। तो कूटनीतिक तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये विश्वास कौन करेगा? तभी उसने कहा था कि हम आपसे नहीं बात करेंगे, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए टॉक में, कि वो बात करेगा तो कम से कम कहेगा ये तो आप क्या करते हो, क्या कहते हो, क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आता इनका। और इनके आदमियों को भी मना किया है। तो हो सकता है कि अमेरिका का अभी जो सेनेट है या कांग्रेस है, जो पहले कुछ दिन पहले इन्होंने सपोर्ट किया था, कुछ प्रेशर तो अवश्य आएगा, ताकि बात होना अत्यंत आवश्यक है। वॉर रुकना, विश्व के इंटरेस्ट में रुकना अत्यंत आवश्यक है सबके लिए, नहीं तो पूरा विश्व सर भले ही जैसे हम कूटनीति की चर्चा कर रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच में, अमेरिका के बीच में कूटनीतिक बातें ना हो रही हों, लेकिन सर कहीं न कहीं भारत के पक्ष में जो कूटनीतिक चीज़ें हैं, भारत करने का प्रयास कर रहा है। और हमने देखा है कि लगातार जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जयशंकर साहब, वो उनके विदेश मंत्री के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। अरगही जो हैं उनके विदेश मंत्री हैं, साथ ही साथ जो उनके एम्बेसडर इंडिया में हैं, उनके साथ लगातार बात कर रहे हैं। शायद उसी कूटनीति का फ़ायदा भारत को मिल रहा है, और जो भारत के जहाज़ वहाँ अटके हुए थे, वो लगातार आना शुरू हो गए हैं। सर क्या लगता है कि भारत की कूटनीति कहीं न कहीं स्टैंड कर रही है? देखिए भारत सरकार का जो स्टैंड है, जिस तरीके से का वेट एंड वॉच है, ठीक है, किसी के पक्षधर नहीं है। हमें हमें इजराइल से भी हमारा संबंध है, ईरान से भी संबंध है, अमेरिका से भी है, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। वो स्टेटमेंट क्लियर किया था कि चाइना बढ़ गया हमारी वजह से, भारत को हम नहीं बढ़ने देंगे, यहाँ आगे बोल के चला गया वो। देखिए तो ये जो भारत का रोल जो है, भारत अच्छा रोल कर रहा, भारत दोनों साइड। अब भारत और ईरान के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल
डिपेंडेंस भी है, ठीक है। एक सबसे बड़ा क्षेत्र ईरान का डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं भारत कर रहा है, भारत का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और वो चाबहार पोर्ट हाँ, हमने बनाया सर, वहाँ पे 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। यस, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो भारत का इन्वेस्टमेंट है वहाँ डेवलपमेंट में। अभी जब भी डैमेज होगा उसको बिल्डअप भी भारत ही करेगा। यूरोपियन कंपनी आएंगी और अमेरिकन कंपनी आएगी तो उनका अच्छा क्योंकि तरीके से ट्रस्ट ना है चले। सर, ट्रस्ट है सर भारत के साथ। ट्रस्ट है और काम अच्छा करते हैं, विश्वास है लोगों का भारत के ऊपर। हमारे संबंध रहे हैं पहले, हिस्टोरिकल पर्सिया से हमारे संबंध भी रहे हैं, बिल्कुल। तो समथिंग क्लोजनेस तो है ही। अब इस्लाम बना के भले ही बंटवारा किया जा सके, लेकिन संबंध रहे हैं, उसको भरोसा है। तो भारत से भी दुश्मनी ले नहीं सकता। आप यही देखिए, इसी रीजन है कि अभी ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं है, वो इंटरफेयर करेगा। पाकिस्तान क्या कैसे करेगा? पाकिस्तान को बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। 3 में ना 13 में सर। हाँ, ना 3 में ना 13 है। ट्रम्प को तो अमेरिका जनता को इनको हटाना पड़ेगा ही, नहीं तो अमेरिका में भी शांति नहीं होगी, विश्व में शांति नहीं होगी। ये क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं है। इलेक्शन के पहले भारत 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 भारत। जब तक भारत के डायस्पोरा का लोगों का वोट चाहिए था, भारत भारत। अब जीत गए, अब कह रहे थे कि वहाँ के प्रधानमंत्री आएगा, उनकी टैरिफ कम कर दी। मोदी जी हमारे पास आए नहीं, हमने नहीं कम किया। अरे मत करो, अब भारत इतना छोटा देश नहीं है कि झुक जाएगा। पहले का भारत नहीं रहा। एंड थोड़ी बहुत परेशानियां हो ही रही है। यहाँ की जनता, हमारे देश की जनता बर्दाश्त करेगी। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, ऐसे नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो जाएगा। परेशानियां होंगी, अवश्य होंगी, और ज़्यादा हो रही हैं। और शायद पीएम ने हमारे सर उसका एक ट्रेलर दिखा भी दिया सदन में। उन्होंने जिस तरीके से बोला कि जो हम अभी कोविड टाइम में जिस टफ टाइम हमने फेस किया था, शायद वैसा ही टाइम हम फेस कर रहे हैं, इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही है। तैयार रहना पड़ेगा, और प्लानिंग चल रही है लोगों की, मतलब प्लान कर रही है कि कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकें। परेशानी तो झेलनी है, बट मकसद ये है कि परेशानियों को कम कैसे कम करें, कैसे किया परेशानियों के बीच में हम सर्वाइव कैसे कर सकें। सर्वाइव करना है, हमारी जो भी लग्जरी है उसको कट डाउन करो, नेसेसिटी के अनुसार ध्यान रखो। अब गैस की जो शॉर्टेज हो रही है, तो उन्होंने कर दिया, अभी होटल रेस्टोरेंट सब बंद हो जाए, और रेस्टोरेंट होटल में भले ही कुछ लोगों की नौकरी चली जाए, बट लेकिन किसी आम जनता का नुकसान नहीं हो रहा है। होटल में खाना नहीं खाएंगे तो कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा। तो कटौती कर करके प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम इतनी, भारत को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन वॉर चलेगी। सर, लेकिन आपको लगता है कि हमने ठीक है कोविड टाइम पे देखा था कि लॉकडाउन लगा था, वो इमरजेंसी लॉकडाउन था सर। लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है अभी, एनर्जी लॉकडाउन सर हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में जो मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है, हॉर्मुज बंद पड़ा है, उसके कारण से भारत को प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपको सर लगता है कि वो सिचुएशन आ सकती है कि जब भारत एक एनर्जी लॉकडाउन देखे, जिसमें गैस की किल्लत हो जाए, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो कोशिश हो जाए, रहे हैं, हाँ। तो क्या लगता है कि वो सिचुएशन बन सकती है सर? देखिए, पेट्रोल डीजल की किल्लत होगी, लेकिन ऐसी नहीं होगी कि परेशान हो सके। देखिए, हमारी एक चीज़, हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है, ये रिलायंस की जो रिफाइनरी है, रशिया से ऑयल लेके रिफाइन करके यूरोप को सप्लाई करती है, अमेरिका को भी सप्लाई करती है। मीन्स हमारे पास क्रूड तो है। लेकिन सर हाँ। कच्चा तेल ही नहीं आएगा तो फिर कैसे हाँ, करेंगे? हाँ, नहीं मतलब कच्चा तेल तो रूस से आएगा ही, मतलब किल्लत होगी, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, बट पूरी तरह, बट गैस की किल्लत होगी। क्योंकि गैस तो बस सर ईरान गैस वहाँ से से आ गया। अब जो और ओमान से पाइपलाइन वाली गैस है वो अलग है, हम्म, और सिलेंडर वाली जो गैस अलग है। तो सिलेंडर गैस में परेशानी होगी। लेकिन आज भी मैं अपने किसी से पूछ रहा था, ड्राइवर से, क्या सर गाँव में कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास भी ऑथराइज सिलेंडर्स है उनको तो मिल रहा है। लेकिन ये शहर में और थोड़ा बहुत अर्बन एरियाज में क्या है कि एक सिलेंडर पर 8-8 लोग बेस्ड हैं। काफ़ी सिलेंडर्स खाली ब्लैक में लोग खरीदते रहते हैं, कनेक्शंस नहीं है, तो वहाँ दिक्कत बहुत हो गई है, बिकॉज वो सिलेंडर्स मिलने बंद हो जाएंगे अभी। तो जिसके पास ऑथराइज कनेक्शन है उनको खास परेशानी है, लेकिन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, गैस कम खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज ये किल्लत के लिए तैयार होना पड़ेगा। भगवान ना करे कि नौबत खराब हो, किसी भी देश ने हिम्मत नहीं कहती कि 3 हफ्ते वॉर चलेगा, हैं? उन्होंने सोचा 1 हफ्ते चलेगा। अब हम रशिया और यूक्रेन से कंपेयर कर रहे हो, साढ़े 4 साल से लड़े जा रहे हैं, तो इनका भी पता नहीं कब तक चलेगा। तो हमें तैयारी देखो रखनी तो पड़ेगी, महाशक्ति थी हमें दोनों। कंट्रोल, हाँ, हमें कंट्रोल तरीके से सरकार में लोग बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। लेट्स सी, हम उभर पाएंगे। हमें इस पीरियड को निकालना है, इस पीरियड को निकालना है। परेशानी अवश्य होगी, परेशानी सबको होगी। कहते हैं सर हमारे देश में कि अगर बुरा वक्त आता है तो रुकता नहीं है, अच्छा वक्त भी आता है। तो अभी शायद थोड़ा खराब वक्त है, बुरा वक्त है, जिसको पास करना जरूरी है। बिल्कुल, ये विश्व के लिए बुरा वक्त है, हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए बुरा वक्त है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज है, लेकिन कई क्राइसिस हुई, कई इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, पूरे विश्व में हुई, भारत सब जलता गया, भारत के ऊपर बहुत बुरा असर नहीं पड़ा, कि भारत के पास अपनी भी कई सारी चीजें हैं यार। हमारे रूरल एरिया में तो लकड़ी बहुत है अभी, ठीक है,
अर्बन एरिया में परेशानी होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारे पास अंदर भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसको हम जो यूटिलाइज नेचुरल करके, रिसोर्सेज है नेचुरल हमारे रिसोर्सेज पास। बहुत है, हाँ। हम सक्षम आ जाएंगे, लेकिन परेशानी तो होनी ही है। हो ये नहीं। परेशानी ऐसी परेशानी है कि विश्व में सब लोग, सब देश, सभी परेशान है, और कारण इसका सिर्फ एक है, ट्रंप भाई साहब। ये पता नहीं क्या लेके पैदा हुए या कैसे मरेंगे, ये विश्व को परेशान करने में सबसे आगे चल रहे हैं ये। ओबी सर, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा, चूंकि हमने मिडिल ईस्ट को लेकर काफी चर्चा कर ली है, हम थोड़ा सा अब भारत के पड़ोसी मुल्कों पर आते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर से संपन्न है सर, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन सर, अमेरिका ने एक बड़ा कंसर्न जताया है पहली बार सर। उनकी जो एक विशेषज्ञ हैं तुलसी गबार्ड, जो भारतीय मूल की हैं, उन्होंने एक बात कही है कि पाकिस्तान को अमेरिका को कहीं न कहीं पाकिस्तान से खतरा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से वो लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने का प्रोग्राम चला रहा है चाइना और उसके साथ मिलकर, कोरिया के साथ मिलकर, अमेरिका को कहीं न कहीं नुकसान कर सकता है। तो उसके बाद से कहीं न कहीं सर पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आए। हमने देखा कि उनके जो पूर्व राजनयिक दिल्ली में रहते थे, बासित साहब, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर अमेरिका हमारे पे अगर अटैक करता है, तो हम दिल्ली और मुंबई पे अटैक करेंगे। आप सर मुस्कुरा रही हैं इस बयान को सुनते हुए। मैं थोड़ा समझना चाहूँगा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को सर, कि अमेरिका ने क्यों ये बात बोली? अमेरिका की तरफ से ये बात आई, और जिस तरीके से बासित साहब ने ये बात बोली, आप किस तरह देखते हैं पूरी चीज़ों को सर? देखिए, मैं थोड़ा इंडिपेंडेंस के साथ बात करना चाहूँगा। जैसे ही पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, तो अमेरिका को एक बेस चाहिए था रशिया के खिलाफ खड़ा करने के लिए। ये बात तो उस समय इसको बनाया गया, और आर्थिक स्थिति से पाकिस्तान को हेल्प मिली। पाकिस्तान आर्थिक स्थिति में भी 1960-62 तक काफ़ी आगे चल रहा था। गॉड बाद में शुरू हुई। अब अमेरिका से हेल्प मिलता रहा। वहाँ के सांसद भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका सपोर्ट करेगा, कि जितने गंदे काम हैं अमेरिका के, सब हम ही करते हैं। वो तो पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया था, सारा गंदा काम हम ही करते हैं, हमसे करवाते हैं, खुद तो करते नहीं। अभी जहाँ तक भरोसे का सवाल है, देखिए, जब बिन लादेन जो था, किसके लिए, किसका टेररिस्ट था, वो किसका कल्पित था, किसको ज़्यादा वो किया था, उसको पाकिस्तान ने छिपाया था। वो तो पाकिस्तान ने छिपाया था, तो पाकिस्तान तो भरोसा करने लायक है ही नहीं कभी भी। एबटाबाद में सर उसको पकड़ा गया था। पड़ा गया, कभी नहीं है भरोसा करना है। तो अब अमेरिका को सबसे मालूम है कि जो सब ट्विन टावर, सब कुछ जो डिस्ट्रॉय हुआ, सबका कारण एक ही था, उसको पाकिस्तान ने शेल्टर दिया था। अभी देखिए, पाकिस्तान भी स्मार्ट गेम खेलता रहता है ना। अब भारत की वो लेके वो चाइना के सपोर्ट में रहता है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने एयरक्राफ्ट J-15 हो, J-20 हो, सब दे रहा है। अब मिसाइल्स बनाने में भी उनकी हेल्प कर और रहा है, टेस्टिंग कर रहा है वहाँ पे सर। टेस्टिंग कर रहा है। अब ये टेस्टिंग में भले ही चाइना फेल हुआ, बिकॉज कई सारी डील्स उनकी कैंसिल हो गई। अब लंबी दूरी के मिसाइल्स बनाने के लिए दे रहा है, बिकॉज इनको बराबरी करनी होती है। पाकिस्तान आर्मी को भारत की बराबरी करनी है। जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया भारत ने, तो फटाफट पाकिस्तान को भी करना था। वो कर तो सकता नहीं था, अमेरिका ने उठा के उनको दे दिया। कहते हैं कि वहाँ के जो अयूब थे, जो भी थे, वो चोरी करके पेपर्स लेके आए, उन्होंने एटम बना। ऐसा कोई नहीं था। वो बेस जो पाकिस्तान में जो एटम बम है, अमेरिका के ही है। आई एम टेलिंग, आई एम वेरी फर्म अबाउट इट, अबाउट इट। तभी अमेरिका रास्ते में आया था, जबकि बिकॉज भारत की जो मिसाइल्स ने उसके बेस को अटैक किया था, कि सारा कुछ नूर ये खान करना, बेस को। हाँ, काली में। तो ये जो चल रहा था इनका, अब ये पाकिस्तान चाइना के भी करीब रहना है। मतलब आप ये कंफर्म कह रहे हैं कि सर, जो पाकिस्तान के पास एटम और जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो अमेरिका के ही हैं। कोई संभव ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ईरान कितने सालों से लगा हुआ, नहीं बना पाया। नॉर्थ कोरिया कितने सालों के, इजराइल ने भी बहुत मुश्किल से बनाया कहीं। अब पाकिस्तान के कहाँ जीनियस आ गए लोग, कहाँ से रिसोर्सेज आ गए, ओवरनाइट तैयार कर लेंगे ये लोग। ये सारा पूरा वहीं पर किसी बहाने से करके यहाँ रखा गया, और पाकिस्तान की जनता खुश हो गई कि इंडिया के पास एटम बम है, तो हमारे पास भी एटम बम है। जब स्टेटमेंट हुआ था ना, कहते थे हमारे एटम बम है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे पास जो है वो दिवाली के फुलझड़े नहीं है कि हम उससे उड़ाएंगे, हम ही मार सकते हैं। तो बताया भी क्या था कि आप लॉन्च करके देखो, हम वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे। भारत की कैपेसिटी इतनी थी कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की अगर, तो उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे ही पता चलेगा हमारे पास कैपेबिलिटी अब आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्च हो रहा है। अब जहाँ अमेरिका जिस तरीके से उसकी हेल्प कर रहा है, अब ये मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटी है, ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट के बस में नहीं रहेगी। जिस तरीके से क्योंकि आतंकिस्तान है सर, सब जानते हैं ऐसा ही कैसे। तो ये आतंकिस्तान कहीं भी फायर कर सकते हैं। अगर 4000 किलोमीटर की मिसाइल पाकिस्तान को चाइना ने दे दिया, पाकिस्तान बनाने में सक्षम नहीं है। ये तो हमें रूल आउट कर देना चाहिए, ये चीन का है या अमेरिका का है। तो ये डर जो अपने उनके एक्सपर्ट थे अमेरिका ने, उनका जेन्युइन डाउट है। फिफ्थ जो सब 5वीं कंट्री से डर है पाकिस्तान का, उनका डर जायज़ है। क्योंकि आज नहीं, 10 साल के बाद क्या होगा। आज उन्हें ट्रंप से पैसे चाहिए, तो अमेरिका से दोस्ती बनी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डेवलप भी कर रहे हैं। देखिए, जब पाकिस्तान जो है नंगा तो हो चुका है। आटा का भाव क्या है, तेल मिलना बंद हो गया है, कुछ नहीं है।
बट क्या चाहिए, हम मिसाइल बनाएंगे। अरे कहाँ से बनाएंगे, तुम्हारी औकात नहीं है, कैसे बनाओगे? वही मैं न्यूक्लियर बेस के बारे में कहता हूँ, जब बनाना चाहते थे उनका कोई औकात नहीं थी, बाकी देश कई साल से लगे रहे, तो इनको कोई दे देता है। अब चाइना कोशिश कर रहा, चाइना दे रहा है, टेस्टिंग यहीं से होगी। तो जिनके पास कोई औकात ही नहीं है तो कहाँ से बना पाएंगे? भले खाना कुछ ही कहे, विश्व में सब कुछ समझ में आ रहा है कि एक नंगा आदमी आगे खड़ा के चल रहा है, क्या नहाएगा, कैसे करेगा? इसके बस का तो कुछ है ही नहीं। भीख मांग के कटोरा लेके खड़ा हो जाता है। देखिए कटोरा, IMF पे कटोरा लेके खड़ा हो गया। अब ये पता नहीं इनका दिल क्यों फिसल गया ट्रम्प साहब का, कटोरा भर दिया उन्होंने। और वही कटोरा कहाँ, चाइना में चला गया, क्योंकि वहां से उन्होंने जहाज खरीद लिए। तो ये जो डर है ना कि हम जो भी कुछ पाकिस्तान को देते हैं वो चीन को दे देता है। या लेकिन जो कहते हैं ना कि खुद का पाला हुआ सांप हमें ही डस रहा है। यस, यही होता है, डस भी रहा है, यही होता है जैसा हमारे भिंडरवाले के साथ क्या हुआ था। ठीक है, अब यहाँ हमास के साथ इजराइल में क्या हुआ था। आप कुछ भी करो, पाकिस्तान भी डसा, पाकिस्तान को हेल्प करते रहे और पाकिस्तान ने बिन लादेन को छिपाया, तो सब कुछ तो उनको मालूम है। लेकिन इनकी जो पर्सनल एजेंडा है उसमें पाकिस्तान कहीं फिट बैठता है। और पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, भिखमंगे को कह रहे हो कि आप हमारे नेगोशिएट करो, बीच में आओ। ईरान कैसे मानेगा? आज कुछ दिनों में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या उनके साहब ने, पाकिस्तानी साहब ने किया, हम किस पर अटैक करें? जैसे ईरान अरब नेशन पर अटैक कर रहा, हम भारत पर अटैक करें। अरे अटैक करके तो देखो, एक दिन में तुम्हारी क्या हालत हो गई थी, क्या लड़ोगे? ऑप्शन दूर में दिखा दिया था सर। हाँ, क्या लड़ोगे? हमारी सेना पहुंचेगी और वहां की जनता इतनी परेशान है कि खुद ही लस्सी पिलाएगी भारतीय आर्मी को। थैंक गॉड आप लोग हमारे पास आ गए, हमारी इज्जत मिल गई, हमारे खाने को मिलेगा। लोग परेशान हैं। उनके जो आर्मी के जो सबसे ज्यादा परेशानी तो आर्मी की जो जनरल हैं उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, और इतने स्वार्थी हैं, सारा पाकिस्तान का पैसा लेके विदेश में जा चुके हैं। आर्मी के जवान परेशान है, आर्मी की जनता परेशान है। अब आर्मी की जनता क्यों सड़क पर नहीं आती? कुछ जनरलों के खिलाफ जो भी सोल्यूशन मिल सकता है, ये फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल जो है इनको खत्म करे, तभी पाकिस्तान रास्ते में आएगा। नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद होता जा रहा है। अब कहाँ कहाँ भीख मांगोगे? सऊदी अरेबिया से भीख मांग रहे हो, अमेरिका दे रहा है भीख, कब तक चलती रहेगी इनकी? लेकिन सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अब सर एक फ्रंट पे ओपन हो गया। हमने देखा है कि अफगानिस्तान के साथ वो लोग सामने आमने आ गए हैं। पाकिस्तान ने कई एयर स्ट्राइक की उनके ऊपर, क्योंकि सर एयरफोर्स के मामले में मजबूत है। और अफगानिस्तान भी लेकिन सर लड़ाका कौम है, बहुत सब जानते हैं। जब अमेरिका पार नहीं पा पाया उनसे, तालिबान से वहां पर, और पाकिस्तान को लग रहा था कि ये तो हमारा खड़ा खड़ा हुआ है, हमारे साथ, हम इसको हथियार लेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं उल्टा आईना दिखा दिया, चनो चबा दिए सर उल्टे। बिल्कुल सही है। देखो वो तालिबान जो लड़ रहा था वो अलग था, अभी तालिबान सरकार है, वो देश चला रहा है। बिल्कुल। अब तालिबान नहीं करना चाहिए, अब तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो, तो अफगानिस्तान की रक्षा करेगा, अफगानिस्तान को आगे बढ़ाएगा। आपके पपलू थोड़ा बनेगा कि आप जो चाहोगे करोगे। इसमें सपोर्ट दिया, बट वो आपने सपोर्ट भी लिया इनसे, अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान में रिसोर्सेज अफगान ने काफी दिया था। अब एक फ्रंट खुला, पाकिस्तान के बाद कई फ्रंट खुले हुए हैं। बलूचिस्तान में, बिल्कुल, बलूचिस्तान में सामने आ गई है, खैबर उस समय पख्तूनख्वा है, खैबर बलूचिस्तान पख्तूनख्वा आ है, गया, गिलगित बाल्टिस्तान में सब है। अब बाल्टिस्तान सबसे है। बड़ी परेशानी इनके पास ये है कि इन्होंने जहाँ सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, जो लोग अच्छे हैं, उनका शोषण किया है। जो पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान पोर्शन है ना, वो सबका शोषण करते हुए अपने आप को आगे रखा हुआ है। ये लोगों को समझ गया कि हमारे पैसे पर, हमारे रिसोर्सेज पर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये लोग समझ में आ रहे, समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान आर्मी में बगावत होगी। बिकॉज सबसे ज्यादा जवान खैबर पख्तूनख्वा के, बलूच के हैं, जबकि सारे जनरल्स जो है वो पाकिस्तान के हैं। वहां पर इंडियन आर्मी जैसा नहीं है। वहां पाकिस्तान के जनरल जवानों में बहुत अंतर है। उनके जनरल सारे जैसे जनरल बनते हैं, पैसे लेके बाहर भाग जाते हैं, बाजवा हो या ये हो, सब चले गए बाहर। तो ये तो उनको भी पता चल रहा है, समय का इंतजार कर रहे हैं। अब यही तो तरीका हो रहा है कि सारी चौकियां हार जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी जो खड़ी है वो तो भाग जाते हैं, भाग जा रहे हैं। हाँ। वो जा रहे हैं कि क्यों हम लड़े? वही अमेरिका की हालत हो रही है, जैसे अमेरिका के जवान भाग लिए वहां पर, सब जगह जितने बेसेस थे, और पाकिस्तान के भी आ जाते हैं। अब इसमें कोई तरीका जब लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये अपना एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है। एयरक्राफ्ट यूज करके इनके एयरक्राफ्ट के पायलट्स की इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है कि उनके स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रॉय करे। ये हॉस्पिटल पर डालता है, लोगों को पे डालता है, लोग मारते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम के बिल्कुल खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये तो अफगानिस्तान देख ही रहा है, अफगानिस्तान करेगा। अब ये वाला पोर्शन अगर कट गया, इनका नॉर्थ एंड वेस्ट साउथ पोर्शन पाकिस्तान का, बलूच खैबर पख्तूनख्वा निकल गया, तो पाकिस्तान की परेशानी। पाकिस्तान को पहले खाली भारत के बॉर्डर पर कंसंट्रेट करते थे, अब चारों तरफ बट गया, तो पाकिस्तान की आर्मी बहुत कमजोर हो गई है। पाकिस्तान भी समय दूर नहीं है जब 4 हिस्सों में बटेगा, 4 हिस्सों में बटेगा। अब जैसे ही बटेगा तो उसकी औकात चली जाएगी। अब समय देखिए, अब अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको बीच बीच में ट्रम्प साहब उठा दे रहे हैं कि ये बीच में हमारा हवा देते हैं, हवा देते रहते हैं।
मुनीर और साहब को अपने बुला लिया, डिनर पे बुला लिया, 3-3 बार 2-2 महीने में बुला लिया, चक्कर लगवा लिया तो खुश कर दिया इनको। खुश कर दिया। अपना वो दिखा रहे थे एक दिन सांसद साहब दिखा रहे थे, ब्रीफकेस खोल के ले गए थे हमारे मुनीर साहब। सेल्समैन बने हुए थे पाकिस्तान के, हमारे पास ये आइटम हमसे खरीदो आप। पाकिस्तान की फाइनेंस टोटली बाहर के कंट्रोल में है, बैंक्स के कंट्रोल में चली गई है, एयरपोर्ट्स डिफेंस के कंट्रोल में चले गए। तो पाकिस्तान के पास कुछ अपना बचा ही नहीं है। अब जो भी बचा है वो चाइना जो दान दे देता है, अमेरिका जो दान देता है, F-16 इनके पास पड़े हैं, चाइनीज जहाज सारे आ गए हैं। J-17 लेकिन चाइना, वगैरह। चाइनीज जहाज आ गए हैं, चाइनीज मिसाइल्स आ गई है, चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है, बिकॉज वो चाइना मेरे को जैसे अब लगता है कि फ्री में देता है। बिकॉज वो जैसे फिजिशियल सैंपल नहीं बांटते तो पाकिस्तान को देता है, लेकिन ये सैंपल इस बार काम नहीं किया, पाकिस्तान पर उल्टा क्या बोलते हैं, चाइना पर उल्टा पड़ गया। तो चाइना के जो सैंपल थे वो कहीं न कहीं फेल हो गए। फेल हो गए, सारे फेल हो गए। सर लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं भारत के लिए भी सर कहीं न कहीं ये एक चुनौती है, जिस तरीके से चाइना लगातार उनको अपने एडवांस हथियार दे रहा है। भले ही वो कितने कारगर साबित होते हैं, कितने नहीं हुए, वो अलग बात है। भारत इतना कैपेबल है कि उनको काउंटर कर सकता है। लेकिन सर कहीं न कहीं चुनौती तो भारत के लिए भी बड़ी बनती जा रही है ना। पाकिस्तान अगर अपने आप को एडवांस करता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि उनके पास एयरक्राफ्ट कहीं ज़्यादा भारत से अच्छे आ रहे हैं। 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है, अमेरिका ने देने की बात बोल दी है, चाइना अपने दे रहा है उनसे। भारत उस मामले में कहीं न कहीं पीछे है। कितना बड़ा कंसर्न भारत के लिए है ये? बहुत आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। पहले हमारा कंसर्न चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर ही था, अब एक हमारा कंसर्न बांग्लादेश भी हो गया। अब इंटरनल तो है ही, और कभी डिस्कस करेंगे कि इंटरनल कितनी प्रॉब्लम। देखिए चाइना मजबूत है, लेकिन मजबूत का ये मतलब नहीं है कि सारे रिसोर्सेज इंडिया के बॉर्डर पर आ जाएगा, इंडिया से लड़ने की कोशिश करेगा। वो बातें करता रहेगा, लेकिन चाइनीज आर्मी के कि बस में नहीं है कि भारत को हरा सके। आज की डेट में। आज की दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि उनका टेरेन ऐसा है, हमारा टेरेन ऐसा है कि हमारी एयरफोर्स जो है, हमारी जितनी एयर बेसेज है, मान लीजिए जो बॉर्डर पर एयर बेसेज है वो सी लेवल पर है, तो फुल आर्मामेंट लोड लेके एयरबोर्न हो सकते हैं और बॉर्डर पर बॉम्ब गिरा के वापस आ जाते हैं। जबकि चाइना के पास ये सुविधा नहीं है। चाइना के एयरफील्ड 10,000 फीट पर है, उनकी बॉम्ब लोड कैरिंग कैपेसिटी 1/3 हो जाती है, एक तिहाई हो जाता है, और लंबा फ्लाइंग करके आना पड़ेगा। ये हमारे पास क्षमता 1962 में भी थी, लेकिन पिछली सरकार ने अपने विजडम में डिसाइड किया था कि हम एयरफोर्स नहीं यूज करेंगे। उस समय अगर इंडियन एयरफोर्स को यूज कर लिया होता तो उस 62 का रिजल्ट कुछ अलग होता। अब जो हम जितनी सुनने आते हैं कि हम हार गए, चाइना से हार गए, ये कभी भी सुनने को नहीं मिलता, हम उनको आसानी से हरा देते हैं। 62 के पहले 6 महीने वॉर के पहले विंग कमांडर नाथ ने कैनबरा लेके सारी फोटोग्राफी की थी और सारा फोटो सबको दिया था, आके गवर्नमेंट में डिसीजन किया कि कैसे कैसे कहाँ कैसे गाड़ सकते हैं। लेकिन सरकार की अपनी विजडम में डिसाइड किया कि चाइना नाराज मत हो जाए, हम एयरफोर्स नहीं करेंगे। तो आज जो एयरफोर्स मजबूत है उसको भली बात मालूम है, प्लस उनके जो जवान हैं वो चॉकलेट वाले हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं है लड़ने की। तो चाइना को भी पता है कि हम चाइना लड़ाई में हम सामने नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं सर भारत थोड़ा सा पीछे आ रहा है। जितेंद्र, मशीन इज नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट, मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पोर्टेंट। बट लेकिन सर आज की डेट में सर आप जो बात कह रहे हैं, मैं सर उसको थोड़ा सा काउंटर करूंगा, हो सकता है मैं उसमें गलत हूं क्योंकि एक्सपर्ट आप है सर। लेकिन सर जिस तरीके से एआई पावर सर ज्यादा बढ़ती जा रही है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं भारत सर उसके पास वो अभी शायद थोड़ा सा पीछे है। किसी भी चीज में, किस चीज पे ये है, बट जहां तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये अलॉय हमारे डीआरडीओ ने डेवलप कर लिया है। एआई में हम आगे हैं। वो राफेल में, जैसे राफेल ने अभी सोर्स कोड हमें दिया है, तो एआई इनकॉर्पोरेट करके हम जितने सेंसर्स के फीडबैक्स आते थे, रडार के फीडबैक आते थे, हमारा एमिनेशन कैपेसिटी बनके एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, और ताकि हम पिन पॉइंट डिस्ट्रक्ट कर सकें। इसका उदाहरण हमने सेट कर दिया है, हमने अब सिंदूर में दिया हुआ है, एआई इनकॉर्पोरेट करके हमने उनको स्ट्राइक किया है। तो इसमें हम पीछे नहीं, इसमें हम पीछे नहीं है। भले जहाज में पीछे हैं, कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे एरो इंजन नहीं बन पाए। एरो इंजन के बारे में हम सफल नहीं हुए हैं, बिकॉज ये जानबूझ के हमें डिले किया गया, बन गया। तो चाइना की पहले प्रश्न के उत्तर के लिए आपका आना चाहूंगा, अब पाकिस्तान को ये देना चाहता है। चाइना खुद न लड़के इनको पाकिस्तान को देना चाहता है, एक प्रॉक्सी खड़ी कर रहा है मतलब। हाँ, मतलब कि हमसे उनसे ही लड़ते रहो। हाँ, तुम कैसे लड़ोगे, तुम्हारे पास सवाल है, हमें टेस्टिंग हो जाएगी हमारी, हमें जवान की टेस्टिंग, तुम्हारे पास सवाल है, तुम्हारा मनोबल ऊंचा है कि हम सवाल लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जनता को मालूम है, सवाल भले ही लड़ाई हो, लेकिन हम ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं। वॉर तो किसी के लिए खुशियां नहीं लेके आता, बर्बादी सबको करता है। तो तुम देते रहो। तो भारत को तो कैटर करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एंटी ड्रोन कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, बिकॉज जो ड्रोन वहां से आएंगे तो उसका फ्लाइट टाइम इतना कम है कि रडार
देख के नहीं कर सकता, बल्कि हमें 24 आवर्स मॉनिटर करना पड़ेगा। जहाँ पर आए इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम उनके ड्रोन और छोटी-मोटी मिसाइल्स को वहीं न्यूट्रलाइज़ कर दें। लेकिन सब भारत ने ऑप सिंदूर में किया भी, हमने यस। देखा किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स आए, मिसाइलें भी आईं, हमने सभी को डिस्ट्रॉय किया सर। यस जितेंद्र, बिल्कुल सही है, इसलिए कर रहा हूँ इस एक्टिविटी में हम आगे काफ़ी हैं। देखिए अब आप लोगों को भारत इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को भी मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे जो पुराने लेगेसी इक्विपमेंट थे, हम लोग जैसी किसी की पोस्टिंग होती है तो भले ही जहाज जो सैम से 1960s के मिसाइल्स पड़े हुए हैं उसको सब से उड़ाते हैं, भले ही जलंधर से या कुछ कराना पड़े कर लेते हैं। उनको भली बात यूज किया, हमारे स्नाइपर्स बैठे हुए थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम तैयार थे। सी इट इज ए 24 आवर्स मॉनिटरिंग, तो बिल्कुल 24 आवर्स मॉनिटरिंग है तभी हम तैयार बैठे हुए थे। तैयार बैठे हैं। अदरवाइज ड्रोन तो पाकिस्तान यूज कर ही रहा, उनके ड्रग्स गिराने के लिए पंजाब में कुछ छोटा छोटा आर्म्स गिराने के लिए करता ही रहता और इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम तैयार बैठे हुए। लेकिन ये हमेशा तैयारी 24 आवर्स 365 डेज नहीं चल सकती ना। क्योंकि जितनी वॉरफेयर है सर आज की दफा मॉडर्न हो गई है और कहते हैं ना कि मशीनों से लड़ाई लड़ी जा रही है। अब जो बूट्स ऑन ग्राउंड हम जैसे देखते थे वो शायद नहीं रह गया है, मशीनों के जरिए ज्यादा फाइट लड़ी जा रही है और जो वॉरफेयर सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है सर। बिल्कुल ऐसे वहाँ की बॉर्डरिंग है, बॉर्डर को मॉनिटर करना। हमारे ह्यूमन बीइंग का लॉस होता था, अभी ना हमारे कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कई ड्रोन कई रोबोट्स बना रहे हैं कि जो मॉनिटर करेंगे, घूमते रहेंगे, सब देखते रहेंगे और उसको खाली मॉनिटर करना। तो इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ये काम कर रही है, इसमें काम चल रहा है। एंड हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वो आईआईटी के इंजीनियर्स जो कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या समझते हैं उसका अनुसार बनाते हैं। और बनाते हैं। डीआरडीओ का और इंडियन एयरफोर्स का जो समावेश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से ये हो रहा है कि हम जो कुछ बना रहे हैं वो अच्छा बन रहा है और सफल हो रहा है। अब जितनी मिसाइलें बनाई है तो ये पाकिस्तान फ्रंट, चाइना फ्रंट और बांग्लादेश फ्रंट, तीनों फ्रंट को अलग अलग तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा और हमेशा तैयार रहना और पड़ेगा। भारत सक्षम है कहीं ना कहीं। सक्षम बिल्कुल है, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। आज आंध्रा में भी अंदर में है, तमिलनाडु में भी है, कहीं से भी कोई कुछ कर सकता है। और पाकिस्तान जनरलों की ख्वाहिश हमेशा रही कि हमें तो सामने लड़ने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल। उनको ही अपने स्लीपर सेल से एक्टिवेट करते रहेंगे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार को करना है आजकल के ज़माने में कि जो भी एक्टिविटी है उसमें फंड की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये टेरर फंडिंग को कैसे रोकें, जहाँ भी आइडेंटिफाई करें, जैसी मौका मिले कि पैसा आ रहा हो तुरंत आइडेंटिफाई करें और उसको किल करें। तो ये फंड का सोर्स पता चलेगा, फंड खत्म होगा इनका, तभी जाके ये इंटरनल जो स्लीपर सेल्स है उनको हम खत्म कर पाएंगे। एक एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। बिल्कुल सर। हम अंतिम चरण में इस चर्चा के सर अफगानिस्तान लेकर हम बात कर रहे थे सर। अब अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं सर, क्या भारत अफगानिस्तान को पीछे से सपोर्ट करेगा, रशिया सपोर्ट करेगा, क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और अफगानिस्तान को भी कहीं ना कहीं भारत, अब हम देख रहे हैं संबंध उनके अच्छे होते जा रहे हैं और उस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं कि अगर भारत और अफगानिस्तान मिल जाते हैं, उधर रशिया पीछे से सपोर्ट कर देता है, हालांकि पहले उनकी लड़ाई भी हुई है, हमने देखा है। इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं? क्योंकि एक तरफ चाइना पाकिस्तान हो गए हैं इधर और इंडिया अफगानिस्तान अगर हो जाएंगे तो चीजें कैसी देखते हैं? जितेंद्र, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट, संदेह बिल्कुल वो है, जायज़ है, लेकिन मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी ना फिलहाल मैं तालिबान की बात नहीं करूँगा, अफगानिस्तान गवर्नमेंट की बात करूँगा। जिससे ईरान और इंडिया का संबंध है वैसे ही अफगानिस्तान और इंडिया का संबंध है। अफगानिस्तान को अगर ग्रो करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो उसको इंडिया की हेल्प के बगैर नहीं काम चल सकता। ठीक है, अब ये कहें कि इंडिया अफगानिस्तान को डायरेक्टली हेल्प करे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना करेगा भारत। अब ऐसे इस वॉर इस Back the door, sir. वो तो हेल्प कर ही रहा है, मतलब ऐसा कोई नहीं हेल्प करेगा कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए वो दबा रहे हैं। भारत पाकिस्तान जैसा गंदा काम नहीं करता है कि बांग्लादेश से पीछे लड़ेगा, वो नहीं करेगा। और अफगानिस्तान को भारत की आवश्यकता है, बिकॉज अफगानिस्तान को आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन करना है, रिवर के वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाने हैं। अब अफगानिस्तान को अब आगे ले जाना चाहते हैं। तालिबान ने भले ही किस तरीके से शासन हाजिर किया है, लेकिन फिलहाल वो रूलर है। अभी अगर वॉर, अगर पाकिस्तान को, जैसे पाकिस्तान को जो बॉम्ब और जेट सेफ्टी दिया गया है, चाइना मेरे ख्याल से उनको परमिट नहीं करेगा कि आप अफगानिस्तान का अगेंस्ट यूज करो, क्योंकि उसके भी अपने हित है सर वहाँ पे। मतलब इसके बगल में है यार, तो चाइना को तो पूरा कंट्रोल करना है। चाइना जैसा अमेरिका पूरे विश्व का बादशाह बनना चाहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान सर प्रोवोकेशन करता है, हमने जिस तरीके देख रहे हैं सर कि आमने सामने हैं सर, अटैक भी किया उन्होंने पाकिस्तान ने, अगर ये चीजें और एस्केलेट हो जाती हैं सर, तब क्या चीजें सर बिगड़ सकती हैं? देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं।
सऊदी अरेबिया ने भी एमओयू साइन किया पाकिस्तान के हाँ, साथ। उनको तो तो पार्टनर बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया अरबियन सर। नेशंस कभी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट अब पाकिस्तान अपना ये यूज करे। इस्लामिक नेशन थोड़ी बहुत कॉमन इसके अंदर है, तो बाकी जो नेशंस है जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, वो नहीं चाहेंगे। तो ये स्थिति ऐसी आनी असंभव है। असंभव नहीं कहूँगा, हो तो कुछ भी सकता है, जितना जहाँ पर बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन इस तरीके से दबाव पाकिस्तान के ऊपर हुआ जहाँ से डॉलर यहाँ से मिल रहा है, गन्स यहाँ से मिल रही है। अब चाइनीज अगर एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स यूज होगी तो चाइना की बदनामी होगी, तो चाइना ये भी नहीं कभी करने देगा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ते रहे और बहाना ये ढूंढते हैं कि तालिबान के लिए। परेशानी तब होगी जब पाकिस्तान अपने एयर बेसिस अमेरिका को तो यूज करने के लिए, तब सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि हमने देखा कि मिडल ईस्ट में जो हालात बने, आपने खूब चर्चा की है उस पे। सर मेरा अब ये आपसे लास्ट प्रश्न मेरा ये है, और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अब भारत का स्टैंड मिडल ईस्ट को लेकर क्या होना चाहिए? लगातार जो बातें कही जा रही हैं अमेरिका की तरफ से कि भाई वॉर को एंड तक लेके जाएंगे, 5 दिन का समय दे दिया, हमले लगातार होते जा रहे हैं, इजराइल अपने जिद पड़ा हुआ है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत के लिए अब क्या विकल्प बचते हैं कि चीज़ें सेटल हो जाएँ? क्या भारत एक ऐसी भूमिका निभा सकता है इनके बीच में, जिस तरह की डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किससे बात हो रही है पता नहीं है। मोदी साहब की बात भी हुई ट्रम्प साहब से, हमने देखा अभी कल। क्या भारत एक की रोल प्ले करेगा आगे चल के इस पूरे वॉर सिचुएशन को हैंडल करवाने के लिए? जिससे आप कह रहे हो बिल्कुल सहमत हूँ, भारत एक बहुत रोल प्ले कर सकता है बशर्ते ट्रम्प भारत की मोदी जी की बात माने। बिकॉज मिडिल ईस्ट में भारत का संबंध बिल्कुल अलग सा है। देखिए मिडिल ईस्ट में जो काम करने वाले इंजीनियर्स है सब भारत के ही है, और जो वहां से पैसा सबसे ज्यादा हमें मिडिल ईस्ट से ही हमारे पास आता है। रेमिटेंस कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है बहुत सर। ज्यादा, तो खत्म हो गई, मतलब सबसे ज्यादा वहीं आता है। तो हमारा एक बहुत इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, उनको भी मालूम है। वो मंदिर भी बना रहे हैं, सऊदी अरेबिया वाला मंदिर बना रहे हैं। दे वांट टू कम क्लोजर टू हिंदू, दिखाते हैं कि हम आपके करीब के ही हैं, हमें पास्ट हमारा आपका ही था, तो ये संबंध है, वैल्यू दोनों द वैल्यू, सब कुछ मालूम है। अब ये जो संबंध है, तो भारत की, ट्रम्प को भी मालूम है कि ये लोग भारत की बात मानेंगे, अवश्य मानेंगे। तो भारत का जो स्टैंड है, भारत का संबंध इजराइल से भी है। भारत को इजराइल की जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिकॉज वो टेक्नोलॉजी, इजराइल खड़ा भी रहा है सर भारत के साथ। वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं देगा तो हम चाइना को काउंटर करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, नहीं होगा। तो लेकिन हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है, वो सरकार मेंटेन कर रही है, पॉलिसी मेंटेन कर रही है। अब देखिए मिडिल ईस्ट के नेशंस को, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक ये नेशंस अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप वॉर रोको। खिलाफ नहीं बोलना है, बोलो आप वॉर रोको, वॉर रोको। लेकिन एक चालाकी उन्होंने की हुई है कि उन्होंने खाली डिफेंस पोस्चर लिया हुआ है, मतलब उनकी मिसाइल्स रोक रहे हैं, लेकिन ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। एग्रेसिव नहीं होंगे भी नहीं, होने में तो नुकसान हो जाएगा ना वो कर, बिकॉज ईरान भी इनसे माफी मांग चुका है एक दो बार। हाँ बिल्कुल मांग चुका कि हम आपके खिलाफ नहीं है। तो कुछ तो कॉमन इनके अंदर है, वो रहेगा। और आगे भारत का रोल, बिकॉज भारत से सबको फायदा है। एंड एक बार आप बताना चाहूँगा, यूरोपियन यूनियन के जो आए थे, उन्होंने कहा कि भारत, जैसे चाइना क्या है, चाइना प्रॉस्पर हुआ तो सबको दबाना चाहता है, अमेरिका प्रॉस्पर हुआ तो सबको दबाना चाहता है। अब भारत प्रॉस्पर हुआ तो पूरा विश्व प्रॉस्पर होगा। बिल्कुल, हम इंक्लूसिव ग्रोथ में बिलीव करते हैं सर। सबका साथ सबका विकास, ये तो मतलब सबको विश्वास हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका इन पूरी जानकारियों को शेयर करने के लिए। चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, अमेरिका की बात हो, इजराइल की बात हो, ईरान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, या भारत के हितों की बात हो, उसको लेकर ओपी तिवारी सर ने, जो कि एयर वाइस मार्शल रहे हैं, बहुत सटीक जानकारी दी है। उम्मीद है दर्शकों को आपको पसंद आएगी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अनफिल्टर्ड अड्डा में हम इसको आपको दिखा रहे हैं, और इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारे को आगे बढ़ाते हैं, हमारे चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और ताकि हम आप लोगों के सामने नए अच्छे गेस्ट को लेकर आते रहें और इसी तरह की जानकारी साझा करते रहें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जितेंद्र, वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद। थैंक यू सर।